हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोग की अपनी इंडिया 38 कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोग अपने की नई इंडिया शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है अपना इंडियस 105। इंडियस 105 बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही मस्त टॉपिक है। सर, सारे ही टॉपिक मस्त है। आप तो हर ही टॉपिक बोलते हैं मस्त है। हाँ यार, अभी मैं क्या करूं, मुझे इंडिया इतना ज्यादा प्यारा है ना, मुझे सारे इंडिया ऐसे लगते हैं ना, मजा आ जाता है पढ़ के। मतलब ऐसा कुछ नया ना मिले ना पढ़ने का, तो कोई मजा ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? सेम सेम जो आप इंटर में पढ़ के आए हो, सी इंटर में वही सी फाइनल में पढ़ो, तो मजा ही क्या। अभी कुछ नया भी तो पढ़ो। इंडिया 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, शायद ये आपने एएस नहीं पढ़ा है। तो अब आप यहाँ पे इसको देखेंगे। थोड़ा सा मैं एसी को जो है कम कर दे, ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आपने शायद पढ़ा हुआ होगा। लेकिन चलो आ जाओ, मैं आपको एक ऐसे तरीके से ही पढ़ाऊंगा बच्चों कि आपने, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एएस छोड़ के गए थे और आपको कुछ भी नहीं आता। भारत माता, हमें कुछ नहीं आता। तो आ जाओ, मैं आपको एकदम नए सिरे से पढ़ाऊंगा, एकदम प्यार से, एकदम मक्खन लगा के पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम सरक जाए। मतलब वो वाला नहीं सरक जाए कि तुमको समझ में ही ना आए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सब समझ में आएगा। बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा, इतना मजे से पढ़ाऊंगा ना कि आपको एकदम मजा आ जाएगा कि सर ऐसा ही टॉपिक आप पढ़ाइए। एकदम हमारा तबीयत खुश हो गया सर। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा शुरू करते हैं। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। मैं देखता हूँ कि क्या क्या मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, एक बार प्लीज प्लीज मेरे लिए एक बार आओ, देखते। सर, हम लोग 40 पढ़ लिए, 41 पढ़ लिए, 23 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 37 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए। सर, हम लोग 16 पढ़ लिए, 36 पढ़ लिए, 38 पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 105। ओ माय गॉड बच्चों, इतने टॉपिक आपने पढ़ लिए। यस सर। आपको क्या लग रहा है सर, हमने इतने टॉपिक पढ़ लिए? अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमने इतने टॉपिक पढ़ लिए, मुझे मजा आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं 105। कोई टॉपिक हमारा छूटा तो नहीं है? सर 30, सर 40, 41, 23, 2, 37, 8, 10, 16, 36, 38। देखो मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ तो मैं, हाँ, एक इंडियस अप्लीकेबिलिटी वाली एक टॉपिक था। इंडियस अप्लीकेबिलिटी, वो एक छोटा टॉपिक था जो हम लोगों ने, वो भी छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसा नहीं। देखो, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि कभी भी सेलेक्टिव स्टडी नहीं करके जाना है। इतना प्यारा इंडिया से पूरा पढ़ के जाओ। आपको मैं एग्जाम से पहले 3 से 4 घंटा में पूरा इंडिया से रिवाइज कराऊंगा। और ये मेरी आपका वादा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि सर अभी आप देख रहे हैं कि 2 घंटे में सर क्या बात कर रहे हैं, 1 घंटे 40 मिनट में, अभी तो हम लोगों ने 8 इंडिया से रिवाइज किया था। ऐसा नहीं है। अभी हमारी स्पीड और बढ़ेगी। अभी मैं थोड़े धीमे मोड में था। अभी अभी मैं, मेरा टारगेट है 3 से 4 घंटे में आपको पूरा इंडिया में रिवाइज कराऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट, हर एक चीज। हाँ हाँ, 103 भी, 116 भी, आपका 109 भी, 110 भी, सारा 115 भी, सारा रिवाइज कराऊंगा। इतने इतने मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ूंगा, और आप भी मेरे साथ रिवाइज कर लोगे। तुम देखना, देखना, तुम देखना। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 105। 105 के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? 105 के बाद हम लोग, बता दूं क्या? बता दूं? जैसा तुम लोग बोलो। मैं तुम लोग से कितनी बार कह रहा हूँ कि तुम लोग मुझसे बोलो कि सर आप मुझे ये टॉपिक पहले पढ़ाइए, तो मैं वो टॉपिक पहले बताऊंगा। लेकिन तुम लोग मुझसे बोलते ही नहीं हो। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे जब तक कम से कम 5 से 10 बच्चे नहीं बोलेंगे कि सर आप मुझे ये टॉपिक पहले पढ़ाइए, तब तक मैं अपने मन से पढ़ाता रहूंगा। तो वैसे फिलहाल मैं अभी 105 पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद बच्चों आपको 21 पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद आपका इंडिया 20 पढ़ा दूंगा। फिर आपका सर, आपका 34 पढ़ा दूंगा। फिर आपका 108 पढ़ा दूंगा। फिर आपको जो है 1 पढ़ा दूंगा। तो ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक और भी हम लोग पढ़ा लेंगे। फिर जब इतने टॉपिक्स हो जाएंगे तो इनका रिवीजन वीडियो मैं आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे लेक्चर ही पूरी फ्री है तो इतना कोई नहीं है। तो हम लोग इतने टॉपिक बच्चों पढ़ चुके हैं, केवल और केवल आपके लिए एकदम प्यार से मैंने ये सारा टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है। पढ़ो और मन लगा के पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। ठीक है। पास तो होना ही है। देखो, ये थोड़ी कलर बुक नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर मतलब पहले की बुक मेरी होगी, पहले अगर आपने मंगाई होगी तो वो कलरफुल ही होगी। ठीक है। तो अभी मैं एक ऐसा टॉपिक आपको बिना कलरफुल वाला ही नोट्स में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा और देखो।
ठीक है, तो चलो आ जाओ। सर हमारा टॉपिक का नाम है इंडियाज 105 नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस इंडियाज की जरूरत क्यों पड़ी। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं आपको यही बोलता हूँ बच्चों कि आप वाई पूछो कि सर हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। हमारा पहले से ही तो सब कुछ था, हमारी इस टॉपिक की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों एक नया इंडियस 105 सर आप लेके आए और हमको पढ़ना पड़ रहा है। बिल्कुल पूछो 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 पूछो। पूछ रहे हो तुम? सर पूछ रहे हैं, आप बताएं तब तो। अच्छा मेरे से ही पूछ रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड पानी पी लूं मैं। इतना भारी क्वेश्चन पी लिया तो इसीलिए मुझे पानी पीना है। ओके। सर आवाज आ रही है ना आपको? अभी तो कई बार ऐसा होता है यार, मैं पूरा क्लास शूट कर लेता हूँ और आवाज ही नहीं आ रही है। बहुत दुख है, बहुत दुख। मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ इन सब चीजों से बच्चों। चलो, हाँ तो सर आ जाओ अपना टॉपिक शुरू करते हैं, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। सर आपने तो बताया ही नहीं। अच्छा वो बताना था क्या? आओ वो बता देता हूँ। आओ तुम मेरे प्यारे बच्चे हो यार, तुम्हें नहीं बताऊंगा किसको बताऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा किसको बताऊंगा, तुम ही बताओ मुझे। चलो आ जाओ आ जाओ। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, नॉन करेंट एसेट्स आप किसको कहते हैं? एनसीए। सर नॉन करेंट असेट्स क्या होता है सर? सर नॉन करेंट असेट्स क्या होता है, आप मुझे बता दीजिए। सर मुझे मालूम है, हाँ बताओ क्या होता है। सर नॉन करेंट असेट्स वो एसेट्स होता है, नॉन करेंट एसेट्स इज डेट एसेट्स, इज डेट एसेट्स which are which are not current। कितना अच्छा डेफिनेशन बोला ना, कितना अच्छा, कि सर जो करंट नहीं है वो नॉन करंट हो जाए। वाह वाह, ये ऐसे वाले में ये वाला जो ताली होता है तुम्हारे लिए, वो वाले बजाने लायक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि डेफिनेशन भी यही दी गई है कि जो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो करंट नहीं होते। तो मुझे ये बताओ कि सर करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो अब ये बताओ, अगर तुम ही ने बोला, देखो मैंने नहीं बोला है, तुमने बोला कि सर जो करंट असेट्स नहीं होते वो नॉन करंट होते, तो तुम मुझे बताओ कि करंट असेट्स क्या होते हैं। सर अब बार बार हम ही से पूछ रहे हैं सर, कुछ तो आप भी तो बताइए। अरे मैं बताऊंगा लेकिन तुम भी तो बताओ कि करंट असेट्स क्या होते हैं। सर करंट असेट्स वो होते हैं सर जो एक साल में ही हमारा पैसा मिल जाए। अच्छा, एक साल में अगर पैसा नहीं मिलेगा तो करंट एसेट्स नहीं रहेगा? नहीं सर तब भी रहेगा, लेकिन ज्यादातर एक साल में मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलो बच्चों। तो आप लोग कह रहे हो कि सर करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जो कैश में रियलाइज हो जाए। सर कैश में कि बैंक में? कैश और बैंक किसी में भी, बैंक या कैश किसी में भी रियलाइज हो जाए आपका विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर। अगर एक साल के अंदर वो करेंट असेट्स मतलब रियलाइजेशन उसका कैश और बैंक में हो जाता है तो वो हमारे लिए करेंट असेट्स माना जाता है। अच्छा, अगर मान लो किसी का रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साल का है ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हैं, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? देखो मेरी बात समझो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नॉर्मल क्रेडिट पीरियड ही उसका 12 महीने से ज्यादा है, 13 महीने है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो उसका ऑपरेटिंग साइकिल है, जो उसका ऑपरेटिंग मतलब काम करने का जो उसका धंधा है, जीवन शैली है, उसके बिजनेस में 13 महीने की उधारी होती ही है। मतलब उसको 13 महीने का क्रेडिट देना ही देना है, अदरवाइज उसका माल बिकेगा ही नहीं बिकेगा। उसका वही नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। तो सर अगर उसका ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने का है तो यहाँ पे भी वो असेट्स हमारी जो भी हमारी डेटर होगी वो करंट असेट्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 13 मोर देन 12 मंथ है तो भी हमारा वो करंट असेट्स होगी। तो मतलब ले देके सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका ऑपरेटिंग साइकिल देखना है कि नॉर्मली कितना है। सर हर बिजनेस का अपना अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। वो मैनेजमेंट के जजमेंट पर डिपेंड करता है कि उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हो?
सर ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े फैक्ट्रियां में ऐसी भी होती हैं जहाँ पे होल बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, वहाँ उधारी लंबी लंबी होती है बच्चों। उसकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ी रहती है। तो सर ठीक है, सर हम समझ गए करंट एसेट्स। सर आप करंट एसेट्स पे चले गए, अभी आप जब हमें शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पढ़ाइएगा तो वहां पे हमें करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स सब कुछ बताइएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो हम फिलहाल मैं ये सारी चीजें ऐसी बातों बातों में बता दिया। तो अभी हम लोग आते हैं कि भाई नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की इंड एस 105 जरूरत क्यों आई। तो देखो बच्चों, जब कोई नॉन करंट एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स किसको कहते हैं ये तो बता दो। अच्छा अभी तो एग्जांपल के बारे में आ रहे हैं, क्या होता है ये तो हो गया। अब इसका एग्जांपल, क्या कैश आपका नॉन करंट एसेट्स है? नहीं, क्योंकि ये करंट एसेट्स है। क्या बिल्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है? हाँ करंट एसेट नहीं, नॉन करंट एसेट नहीं है, तो ये नॉन करंट एसेट नहीं है। सर डेटर, डेटर आपके लिए नॉन करंट एसेट्स है? सर नहीं, ये करंट एसेट्स है। सर आपका स्टॉक, सर स्टॉक तो नॉन करंट, अच्छा स्टॉक नॉन करंट एसेट्स होता है? नहीं, स्टॉक आपका करंट एसेट्स होता है, तो ये भी नहीं है। तो सर आपका क्या प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट्स है? सर प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट्स है है कि नहीं है? सर बिल्कुल है, क्योंकि सर ये डे टू डे सेलिंग एक्टिविटी के लिए नहीं रखी होती, ये प्रोडक्शन, ये फॉर यूज इन प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए ही रखी जाती है। याद करो, याद करो इंडिया 16। मैंने आपको जब आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेफिनेशन पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो 1 साल से ज्यादा रहे, जो हेल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहे, तो याद करो उसमें ये जो प्रोडक्शन गुड्स और मतलब हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए काम है। तो सर ये हमारी नॉन करंट एसेट्स होगी। सर हमारा कोई लैंड या बिल्डिंग है, सर हमारा कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, तो क्या ये करंट एसेट्स है? क्या इसको आप 1 साल में भीतर आप ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज कर सकते हैं? नहीं, तो सर ये भी नॉन करंट एसेट्स है। तो सर अगर आप इन इन असेट्स को, अगर आप इन असेट्स को नॉर्मल बिजनेस में यूज करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया 105 की जरूरत क्यों पड़ी। अभी अंदर के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लेकिन पहले ये जान लो। तो सर अगर आप इसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो ये तो नॉर्मली इंडिया 16 में डील हो रहा था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर अगर हम इसको बिजनेस में नहीं डील कर रहे हैं, अगर हम इसको रेंट पे दे रहे हैं, तो सर यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? यहाँ पे इंडिया 40 लगा रहे थे। 40 लगाओगे या 116 लीज लगाओगे? सर हम इसको इस पे रेंट पे भी नहीं दे रहे थे, हम इसको जो है इसको फ्री छोड़ के रखे थे, फ्री प्लॉट था हमारा, वो भी नॉन करंट एसेट, तो भी यहाँ पे 40 लगेगा। सर हमने क्या किया है, हमने बहुत बड़ी अपार्टमेंट लिया हुआ है, हम छोटे छोटे स्टॉक करके हम इसको बेचेंगे, तो सर ये आपके लिए टू हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कोई बिजनेस में कोई हमारी प्लांट एंड मशीनरी होती है, प्लांट एंड मशीनरी ही होती है, लेकिन उसका हम लोग यूज करने के लिए नहीं रखे होते, वो बिजनेस में हमारी यूज नहीं होती। उसको हम ये सोच के चले कि भाई अब हम इसको बेच देंगे, अब हम इसको बिजनेस में, सॉरी, अब हम इसको बेच देंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार इसकी कोई दूसरी सब्स्टिट्यूट आपने ले लिया ना, प्लांट एंड मशीनरी टू, पार्ट टू ले लिया आपने, पार्ट वन अब बेकार हो गई, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं थी, या मान लो वो अब कंडीशन में नहीं है, अब आप उसको यूज नहीं करोगे, तो ये मशीन तो हमारी पड़ी हुई है ना बच्चों, ये यूज में नहीं है, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सर पढ़ ही रहने दीजिए, वैल्यू तो बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू घटेगी घटेगी। वो लैंड नहीं है कि कैपिटल एप्रिसिएशन होगा तो हम इंडिया 40 लगा दें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर ये सारी एसेट्स ऐसी हैं जो पड़ी हैं, वो यूज में नहीं है, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सर कोई फैक्ट्री है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई फैक्ट्री है, आग लग गई सर, सर आग लग गई, अब उस फैक्ट्री को अब उस कैसे यूज करो, उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे आप? क्या उसमें 16 लगाओगे? नॉट हेल्ड इन यूज, नॉट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए, कैसे क्या करोगे उसको? तो सर आपने उसको सेल करने के लिए, आपने बोल दिया कि हम उसको सेल करने के लिए रखे हैं। सर अगर आप उसको सेल करने के लिए नहीं रखे हो तो उसका क्या करते? कुछ तो करते ना, वो पड़ी होती। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सर हम बात समझ रहे हैं, मतलब सर अगर हम किसी असेट्स को बेचने के लिए रख दिए, मतलब कुछ तो उसका यूज करने के लिए रख, कुछ किसी अरे किसी चीज स्क्रैप की तरह रखोगे तो उसको बेच दोगे, स्क्रैप की तरह रख रहे हो तो जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहो। लेकिन अगर तुम उसको बेचने के लिए रख देते हो कि भाई मैं इसको अब बेच दूंगा, सर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं बेचने के लिए ही रखूं, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बंद कर दूं, सर मैं छोड़ दूं। यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो सर अगर आप बंद कर देंगे तो वो वहां पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की तरह ट्रीट होगा, लेकिन उसकी वो बड़े लेवल पे होता है, मैं अभी बताऊंगा आपको सब चीज, अब बात समझो बस।
तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको बेचने के लिए रख देते हो, मतलब ऐसी नॉन करेंट एसेट जो यूज में नहीं है, अब आप उसको बेचने के लिए रख दिए, तो भाई उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो इसीलिए यहां पे हमारा आया धीरा रे धीरा रे यहाँ पे हमारा आया 105 कि भैया आओ, घबराओ नहीं, मैं बताता हूं इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे जब आपने बोला कि भाई मैं इसको सेल करने के लिए रखा हूं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सर क्या जरूरत थी अकाउंटिंग का एक नया कॉन्सेप्ट लाने के लिए? हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहता नॉन करेंट एसेट प्लांट एंड मशीनरी पे या बिल्डिंग पे, आप क्यों एक नई अकाउंटिंग लेके आओ? तो तुम मुझे ये बताओ कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? क्यों सर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? सर डेप्रिसिएशन तो टाइम एंड यूजेस की वजह से होता है। हाँ, तो टाइम एंड यूजेस की वजह से उसकी वैल्यू में गिरावट आती है ना, तो इसीलिए हम हर साल उसकी वैल्यू जितनी गिर रही है उतना डेप्रिशिएट करते हैं, उतना वैल्यू पीनल में डालते हैं, ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट रहे रेवेन्यू विद एक्सपेंडिचर। तो तुम मुझे ये बताओ कि जब वो असेट्स यूज में ही नहीं है, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? बताओ बताओ बताओ। लेकिन सर समय भी तो पास होने की वजह से एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है। हमें याद आ रहा है आपने बोला था कि आज आज आप बुलेट खरीद लो, कल उसकी वैल्यू आधी हो जाती है, शोरूम के बाहर निकलते ही वैल्यू आधी हो जाती है। तो सर टाइम पास में भी तो बताया था, अगर टाइम पास क्या हो गया सर? ठीक है, हो जाता है। तो सर टाइम पास की वजह से भी होता है, लेकिन बच्चों बच्चों वो असेट्स तो आप, ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तब ना आएगा जब वो हेल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में होना चाहिए या सर्विसेज देने के लिए होना चाहिए। जैसे मैं सीए हूँ, मेरे पास सिस्टम्स है, तो वो सर्विसेज देने के लिए, कंप्यूटर्स है सर्विसेज देने के लिए है। तो भाई वो उस पर्पस के लिए यूज ही नहीं होगा, तो इंडिया 16 लगाओगे क्यों? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सर हम समझ गए। अच्छा सर, तो इसीलिए हम यहाँ पे 16 नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 105 ही हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके सर, कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब बताऊंगा मैं, सब एक एक चीज। तो तुम्हें ये समझ में आया क्या कि 105 का कॉन्सेप्ट क्यों आया? बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा चलो एक बात बताओ, पहले पहले रूल्स आते हैं कि पहले ये सब कांड हो जाता है? मुझे बताओ क्या लगता है तुमको, पहले रूल्स आते होंगे? मतलब लोगों को ऐसा लगता होगा लोग ऐसा करेंगे? मुझे बताओ, बताओ मुझे। इसका मैं आपको अभी एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा। बताओ बताओ बताओ, पहले क्या आया होगा, तुम ही बताओ मुझे। पहले रूल्स आया होगा कि पहले वो आया होगा? सब कुछ ठीक है ना? अभी मैं सब कुछ ये सब जो करता रहता हूँ वो सब आ रहा है ना तुम लोग को? ठीक है चलो। ऐसा ही करता रहता हूँ मैं यार। ठीक है, प्यार करने वालों पे सर आप क्या है इसको देखते रहते? अरे मैं, ये मेरा प्यार हो गया है अब। तो तो बच्चों, पहले ऐसे रूल्स नहीं बनते, ऐसा ऐसा चीजें होती हैं, इसीलिए फिर उसको नोटिफिकेशन लाया जाता है। बार बार अमेंडमेंट्स होते हैं ना, बार बार नोटिफिकेशन अलग से आता है ना, कि गाइडेंस नोट आया कि भाई इसको ऐसे डील करना है, इसको ऐसे डील करना है, तो कांड पहले हो जाता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो अब आता है कि नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ओके सर, तो सर आ जाते हैं कि नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल होता क्या है? सर ये होता क्या है? सर हम जान गए कि नॉन करेंट एसेट क्यों आता है। अरे भाई नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कब मानेंगे? जैसे देखो, मैं तो तुम्हें बता दिया कि सेल करने के लिए रखा है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस भी तो हैं कि कब आप हर एसेट्स को तो आप सेल करने के लिए मानोगे नहीं। तो अब देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 105 नॉन करेंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप। सर ये क्या बता दिए आप? डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? सर अभी एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ ही था कि आप नया कॉन्सेप्ट उसी में डाल दिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं डिस्पोजल ग्रुप पे देखो अभी बहुत तबियत से चर्चा करूंगा। ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया? देखो ये डिस्पोजल ग्रुप है ना अपना, इस पे तबियत से चर्चा करूंगा अभी। अभी आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मेरे लिए, मुझसे मोहब्बत है ना,
बहुत सर, क्या बात कर रहे हैं सर, कुछ मोहब्बत नहीं है आपसे। थोड़ा देर रुक जाना, बताऊंगा मैं। तो नॉन करेंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप जो कि हेल्ड फॉर सेल के लिए हमने रखा है, कैन बी कवर अंडर इंडियस 105। ये कवर हो सकता है इफ टू कंडीशन सेटिस्फाइड। दोनों सर, दोनों, कोई एक नहीं बोल रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम नॉन करंट एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल मान लेंगे। नॉन करंट एसेट्स कर लो या डिस्पोजल ग्रुप। अबे डिस्पोजल ग्रुप का मतलब जानते हो क्या होता है? आओ बता ही देता हूँ, इतना मुझसे तो रहा नहीं जा रहा तुम लोग का दुख देख के। देखो, नॉन करंट एसेट जो बोला जा रहा है ना, वो किसी इंडिविजुअल के लिए बोला जा रहा है। मतलब कोई अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एसेट्स के लिए बोला जा रहा है। इंडिविजुअल मतलब जैसे कि कोई प्लांट एंड मशीनरी हो गई, एनी प्लांट एंड मशीनरी, हाँ, एनी फर्नीचर, एनी बिल्डिंग, ठीक है, ये उसके लिए बोला जा रहा है। और ये डिस्पोजल ग्रुप मतलब जैसे कि ये इसका पूरा का एक ग्रुप ही हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, तो ये पूरा एक बेचने के लिए हम डिस्पोजल ग्रुप हो गया, मतलब ये सेल करने के लिए ग्रुप हो गया, डिस्पोजल ग्रुप। मेरी बात समझ रहे हो? इट्स अ प्रॉपर ग्रुप, यू नो। सर ये नहीं, ठीक है, ये प्रॉपर ग्रुप हो गया। तो मोर देन वन एसेट जब कवर हो जाती है ना, तो वो डिस्पोजल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो दो कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारा ये नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल माना जाएगा। सर कौन कौन सी? सर असेट्स मस्ट बी अवेलेबल, सर असेट्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। मतलब अभी ऐसी ही हालत में, जैसे मेरा मान लो चश्मा है, ये ऐसी ही हालत में हम इसको बेचने के लिए रखे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसमें जो है अभी वो टोनी स्टार्क वाला मैं इसमें वो लगवा दूंगा कि ऐसे मैं देखूंगा कि आप जो है दिखाओ। हाँ, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम रहता है उसको? चार्ली नहीं, अरे उसको क्या कहते हैं, वो जो जिससे वो बात करता है वो, ठीक है, जावेद। जावेद, हाँ जावेद, जावेद। तो ऐसा नहीं कि मैं इसमें इंप्रूवमेंट करके बेचूंगा कि इसकी वैल्यू ज्यादा मिले। मतलब एज इट इज ये बेचने के लिए मैं रखा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन में होना चाहिए, इमीडिएट। ऐसा नहीं अरे यार अभी इसको यूज कर लेता हूँ, 1 महीने फिर मैं बेचूंगा, ऐसा नहीं। मतलब अभी, राइट नाउ, प्रेजेंट कंडीशन में बेचने के लिए मैं रखा हूं, अभी आएगा अभी बेच दूंगा। सर अभी यूज कर लेते हैं, 1 घंटे बाद बेच देंगे, नॉट विल बी कवर। सर थोड़ा सा इसमें काम करा देंगे ना तो पैसा ज्यादा मिलेगा, नॉट कवर। सर प्रेजेंट कंडीशन में बेचने के लिए रखा है, सर पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। तुम अभी अपना 16 लगाओ, 16 लगाओ, तुम कहा जरूरत है 105 में आने की? तो सर 105 में आना है तो भैया कंडीशन है कि प्रेजेंट कंडीशन में बिकने के लायक होनी चाहिए। ये बार बार मैं दिखा रहा हूँ, उसमें कैसे दिख रहा है, देखिए तो मैं इसमें। अच्छा ठीक है, चलो, तो समझ गए मेरी बात। तो प्रेजेंट कंडीशन में बिकने लायक होनी चाहिए बच्चों, ठीक है सर। तो सर मतलब क्या 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 कैसे पता चलेगा? तो देखो क्या बोल रहा है, नोट इसका लिखा है, नोट। नोट क्या है सर? सर एकदम कलरफुल बता दीजिए, आज एकदम मजा आ जाएगा, कलरफुल कराएंगे सर। इफ assets is still in use in operation then not qualify for 105। सर अगर अभी भी ये यूज में है, अभी भी उससे आप प्रोडक्शन इन गुड्स में यूज कर रहे हो, एग्जाम्पल लिख लो कि मतलब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल आप जो है यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज कर रहे हो, या और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में यूज कर रहे हो, मतलब सर्विसेज देने के लिए आप यूज कर रहे हो। तो बच्चों अगर आप अभी भी उसको यूज कर रहे हो तो आप उसके प्रेजेंट कंडीशन में सेल करने के लिए नहीं रखे हो, आप उसको यूज में ही रखे हो। तो सर नो, नो नो नो, यू कैन नॉट क्वालिफाई फॉर 105। इफ इट इज टू बी इम्प्रूव्ड, इट इज टू बी इम्प्रूव्ड, इट इज टू बी इम्प्रूव्ड, मतलब उसकी वैल्यू आपको बढ़ानी है, अभी बढ़ानी है, बढ़ानी है। रिफर्निश्ड मतलब रिफर्बिश मतलब कि आपको उसकी वैल्यू को इंप्रूव करना है, वैल्यू बढ़ाना है। सो टू इनहेंस वैल्यू, ताकि उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए, ताकि आपको पैसा थोड़ा ज्यादा मिले। तो सर अगर ऐसा पंचायत है तो हम 105 में कवर नहीं करेंगे। वो ये बोलता है कि जैसी है वैसी मुझे अभी चाहिए, अभी, मतलब कि अभी ही ये इस हालत में बेचने के लायक है, बेचने के लिए रेडी है, तो मैं इसको 105 पे कवर करूंगा, अदरवाइज कवर नहीं करूंगा। सर आप इतना चिल्ला रहे हो, फिर आप जो है थोड़ी देर में कहोगे कि मैं बस कर रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं? चलो ठीक है सर। तो सर अगर आपने उसको अभी, मतलब देखो मतलब कि पहला तो क्या कंडीशन था, इमीडिएट सेल में रखना चाहिए, प्रेजेंट कंडीशन है। सर अगर यूज में है तो कवर नहीं होगा, अगर उसमें आपको कुछ खर्चा करना है तो भी कवर नहीं होगा, ताकि वैल्यू ज्यादा मिलने, ऐसा नहीं। इफ सेल प्लान इज इन डिस्टेंट फ्यूचर
देन आल्सो नॉट क्वालिफाई 105। आप ये कह रहे हो 1 महीने बाद बेचूंगा, तो भी नहीं भाई, तो भी नहीं, तो भी नहीं, अभी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है भाई, तो मतलब वो 105 के लिए कवर नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, ये 3 कंडीशन आपका फुलफिल होना ही पड़ेगा। पहला, यूज में नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुछ खर्च करके वैल्यू बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में बेचने का कुछ सोच रहे हो, मतलब थोड़ा सा ही सर 1 महीने बाद बेच देंगे, नो 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 नो, एट राइट नाउ प्रेजेंट कंडीशन में है तो कवर होगा, अदरवाइज नहीं। इसके कुछ जो है एक्सेप्शन है, ये जो है एक्सेप्शन है। सर क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये कहता है बच्चों कि ये कुछ नॉर्मल प्रोसीजर हैं जो होगा ही होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉर्मल प्रोसेस लाइक लीगल चेक, वैल्यूएशन, माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटी डू नॉट अफेक्ट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे आपने आपने कोई, जैसे एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल मान लो, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई बाइक आपने कही कि मैं इसको सेल करूंगा, तो अगर आप भाई कोई बाइक सेल कर रहे हो तो जो बाइक का बायर होगा वो इस पे देखेगा ना कि कोई इस पे चालान तो नहीं है, तो ये चालान का पता तो लगाएगा ना बच्चों, लीगल चेक करेगा, इसका वैल्यूएशन भी चेक करेगा। हाँ, बाइक बाजार, बाइक वाले डॉट कॉम, इन सब पे जाके देखेगा ना कि भाई इसकी वैल्यू की कितनी होनी चाहिए, वैल्यूएशन भी देखेगा, है ना। माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटी, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी वो करेगा। तो भाई ये सारी चीजें तो बेचने के लिए ही कर रहा है ना, सॉरी खरीदने के लिए ही कर रहा है ना। बिना ये सब करे तो कोई कुछ खरीदता है नहीं, बिना पता वता लगाए। अगर कोई मान लो लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप खरीद रहे हो, जैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो या कोई जमीन खरीद रहे हो या कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो या कोई फ्लैट खरीद रहे हो, तो आप तो सबसे पहले उसका लीगल पेपर चेक करवाओगे ना एडवोकेट से कि भाई वकील साहब देखो कि इसका करंट ओनर ये मुझे जो दिख रहा है ये है कि नहीं। अब ताजमहल को तो तुम बेच नहीं सकते, अब तुम लेके आ रहे हो वो कच्चा 9 वाली पेपर, और तुम कह रहे हो ये प्रॉपर्टी का ताजमहल का पेपर है, और ताजमहल को बेच दो तुम। पता लगाओगे ना, मुआयना वुआयना करवाओगे ना कि भाई ये इसका वैल्यू ओनर है कि नहीं, कि किसी को भी पैसे दे दोगे। हाँ तो सर बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ ये कह रहा है कि ये नॉर्मल प्रोसेस वाले काम इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कि कुछ ये एक्टिविटी करने से कुछ समय लग रहा है, तो सर ये नॉर्मल एक्टिविटी है, ये लगेंगे ही लगेंगे, इससे हमारा क्लासिफिकेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके सर, सॉरी, आई एम सॉरी, पानी पी लूं। कह रहा था सर धीमे बोलिए, धीमे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देखो तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पहले 105 आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फिर हमने पढ़ा कि 105 में असेट्स क्वालिफाई कब होगी। तो मैंने आपको बताया कि क्वालिफाई करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि भाई पहले पहले तो बात प्रेजेंट कंडीशन में वो बिकने योग्य होना चाहिए, उस पर कुछ भी वो खर्च नहीं करना है, और वो यूज में नहीं होना चाहिए। और क्या था कि फ्यूचर में नहीं आप बेचना चाह रहे हो, मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी पड़ी है लेकिन अभी नहीं बेचूंगा, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अभी नहीं बेचूंगा, फ्यूचर में बेचूंगा। तो सर ऐसा नहीं, प्रेजेंट कंडीशन में प्रेजेंट टाइम में आप उसे सेल करने के लिए होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कुछ नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं जो बायर करेगा भाई। अगर आप किसी को ढूंढ भी रहे हो बेचने बेचने के लिए, कोई मिल भी गया आपको बेचने खरीदने के लिए, तो भाई वो तो सर्च करेगा ना। ओके सर। तो सर 2 कंडीशन थी और दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा सर, 2 कंडीशन थी, हाँ, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। हाँ तो पहला तो ये था, दूसरा ये है, अभी पहला पढ़ रहे थे हम लोग, अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सर दूसरा क्या है सर? आओ पढ़ाता हूँ, आओ। कि सेल तबीयत थोड़ी सी डाउन है। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल याद है, इंडिया 37 में हमने बताया था कि सेल मस्ट बी प्रोबेबल, 50% से ज्यादा। हाईली प्रोबेबल मींस मोर देन प्रोबेबल, वेरी हाई चांस ऑफ सेल होना चाहिए। मतलब आप एकदम बेचने के लिए एकदम एक्साइटेड हो कि भाई बेच ही दूंगा, पैसा दो अभी लेके जाओ, 2 पैसा, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया आप मुझे बस दे दो इसकी, मैं बेच दूंगा।
मैंने क्या बोला, इस चश्मे की वैल्यू आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं तुरंत बेच दूंगा। तो क्या ये हेल्ड फॉर सेल होगी, मुझे बताओ। हाँ मैं कह रहा हूँ, ये जितन मतलब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि मैं कह रहा हूँ कि देखो ये मैं इसमें कुछ खर्च नहीं करूंगा, ये अभी के अभी बेच दूंगा, और इसमें फ्यूचर का कुछ नहीं है, प्रेजेंट कंडीशन में ही बेच दूंगा, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कराऊंगा। तुम 1 करोड़ रुपए लेके आओ, ले जाओ। तो क्या मेरे लिए नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है? सर पहली बात, अरे ये मान लो ये कोई प्लांट एंड मशीनरी है, मान लो, ठीक है, ये मेरे लिए स्टॉक तो है नहीं, इन्वेंटरी तो है नहीं, ये मेरे लिए एक तरीके से फिक्स एसेट मान लेते हैं। तो क्या मैं इसका 1 करोड़ रुपए मान लूं, बाजार में इसका मूल्य केवल 900 रुपए है। इस चश्मे की हाँ है, 900 रुपए तो है ना यार, 1000 रुपए का मुझे लगता है होगा, 1000 रुपए हाँ। तो 1000 रुपए का है, मैं बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए लेके आओ, मैं बेचूंगा। और क्या मैं इस पे नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल लगा सकता हूँ, तू मुझे बताओ, लगा सकता हूँ? सर नहीं लगा सकता। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, आपने बोला ये सारे कंडीशन फुलफिल करो, अब ठीक है कर लिए सर, तो आप तो बोलिए ना ये नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है। नहीं, आप इस पे कुछ भी अनाप शनाप पैसा नहीं मांग सकते, आप वही पैसा मांगोगे जो इसकी औकात की होगी, जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी। अगर वो पैसा नहीं मांग रहे हो, आप कुछ भी पैसा मांग रहे हो, तो भाई वो आपका नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा सर, समझ गया। तो सर ये भी कंडीशन होगा, मतलब हाँ, मतलब देखो क्या है कि असेट्स मार्केटेड एट रीजनेबल प्राइस, ऐसा नहीं कि आप एक कुछ भी मांगो। ठीक है, कबाड़ का, पहली बात तो वो कबाड़ हो चुकी है, तभी वो बेचने के लिए रखे हो कबाड़ का, 1 करोड़ मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हाईली प्रोबेबल आपको ये 5 कंडीशन कहाँ गया यार, 4 कंडीशन, आपकी ये चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, 5 नहीं 4 कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, ठीक है, फोर फोर कंडीशन आपकी फुलफिल होगी तो जाके मानी जाएगी। जैसे पहली क्या, सर सर मैनेजमेंट कमिटेड टू प्लान टू सेल द असेट्स, मैनेजमेंट ने कमिट कर दिया है कि भाई मैं इसको बेचूंगा। सर हु इज द मैनेजमेंट, सर की मैनेजरियल पर्सनल की बात हो रही है। अभी हम लोग जब इंडेक्स 24 पढ़ेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर, तो उसमें हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे कि कौन की मैनेजरियल पर्सनल होता है, क्योंकि उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना होता है ना, तो किससे किसके साथ आप रिपोर्ट करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे तो रिपोर्ट करना होता है, तो उसमें हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट ने ये प्लान कर दिया कि भाई हम बेचेंगे। सर ये पांचों होना चाहिए, कोई एक नहीं बोल रहा है। एक्टिव एफर्ट्स टू ट्रेस अ बायर हैज स्टार्टेड, मतलब आप ढूंढ रहे हो किसको, साजन को, अपने कस्टमर को, कस्टमर को ढूंढ रहे हो कि कोई आके खरीद लो, घर पे बैठे हो कोई भी आए लेके जाए, ऐसा नहीं, आप इसके लिए ढूंढ रहे हो भाई, कोई तो खरीद लो, मैं इतने में बेच रहा हूँ, खरीद लो, ऐसा वैसा। ओके सर, असेट्स, फिर आगे क्या लिखा था, आगे लिखा था असेट्स मार्केटेड एट रीजनेबल प्राइस, ऐसा नहीं कि भाई 1 करोड़ रुपए मांग लो। सेल एक्सपेक्टेड विद इन 1 ईयर, और ये 1 साल में बिक भी जाना चाहिए। सर आप मान लेते हैं आप इसकी वैल्यू 500 रुपये रखे हो, 1000 रुपए का 500 तो मिल ही जाएगा, हाँ 500, देखो मेरी ये संपत्ति है तो मैं जानता हूँ कि 500 तो मिल ही जाएगा। तो सर जरूरी तो है नहीं कि आप ढूंढो तो कोई मिल ही जाए। एक एक बात बता रहा हूँ कि जरूरी ये नहीं है ना कि सर 12वें महीने तक मिल ही जाए, हो सकता है 13वें महीने में बिके, तो सर क्या वो नहीं होगा? तो देखो
अगर अगर पहले तो एस्टिमेशन होता है कि 1 साल तक आप बेच दोगे, फिर अगर 1 साल तक नहीं बिकी, एट द एंड ऑफ द ईयर आ गया, तो क्या अभी भी ये नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की होगी? ये 1 साल वाला क्राइटेरिया ये तब भी माना जाएगा जब 1 साल एक्सीड हो जाए, तब भी माना जाएगा, लेकिन डिलीवरी किसी वैलिड रीजन से होना चाहिए। मतलब या तो आप इसकी प्राइस को अब कह रहे हो कि भाई मेरा 500 मैंने रखा था ना, इसलिए नहीं बिक रही है, तो इसीलिए मैं इसकी प्राइस अब 400 कर रहा हूं। मतलब आप प्राइस घटाने के लिए रेडी हो। अभी तुम जीत पे अड़ो, नहीं मैं 500 पे ही बेचूंगा, तो मैं कहूंगा अरे यार अभी तक तुम 1 साल से देख रहे थे, बिका क्या? प्राइस घटाओ तो ही जाके बिकेगी। तो प्राइस घटाने के लिए रेडी हो। दूसरा, अभी भी एक्टिवली मार्केट में तुमने रखा है, मतलब उस असेट्स को ऐसा नहीं कि मार्केट से हटा लिया, अभी भी वो असेट्स मार्केट में है, प्राइस इज रिवाइज अकॉर्डिंगली एंड प्लान अनलाइकली टू चेंज और विड्रॉ, अभी भी प्लान जो है बेचने का वो वैलिड है, आप उसको निकालोगे नहीं। तो भाई तो ये माना जाएगा कि भैया कि आपका 1 साल से ज्यादा का समय भी माना जाएगा। और दूसरा, कुछ बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल की वजह से आपका 1 साल से ज्यादा डिले हुआ, जैसे कुछ अनफोर्सिन इशू आ गई या डैमेज आ गया असेट्स में, जिसको जो आपको नहीं पता चला। कभी कभी क्या होता है कि कोई असेट्स का आपको लग रहा है कि भाई ये हमारी ठीक ठाक है, जब वो पता लगाने गया तो पता चला कि अरे यार इसमें तो ये गड़बड़ी है, जो सेलर को पता ही नहीं थी, अनफोर्सिन थी, वो उसको नहीं पता थी। अगर उसको पता होगी तो ये अलाउ नहीं होगा, अगर उसको नहीं पता थी, सर किसी को वो यही बोलेगा नहीं पता थी, लेकिन क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा। तो भैया डैमेज डिले ड्यू टू रेगुलरिटी रेगुलेटरी अप्रूवल की वजह से बहुत सारी चीजें का मतलब डैमेज हो सकता है। तो भाई अगर बायर को सेलर को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, सेलर को नहीं दी, तो भाई वो हम लोग कवर करेंगे। तो 1 साल वाला भी चीजें आपको समझ में आ गई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? शेयर होल्डर अप्रूवल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंपनी, मतलब ये जो आप सेल कर रहे हो, जो आप प्लान वन बना रहे हो, तो भाई कंपनी के केस में शेयर होल्डर का अप्रूवल भी तो जरूरी है। केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा नहीं कि करके भाई अब उसको भेज सकते हो, नहीं, शेयर होल्डर का, क्योंकि वो स्पेशल रेजुलेशन के लिए जरूरी होता है। तो भाई इसीलिए शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी होता है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, इतना चीज मैंने आपको पढ़ाया, एक पन्ना एकदम मन से पढ़ाया, पता नहीं कितना देर में तो आप मुझे पढ़ाना पड़ा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि आपने आधा घंटा खा गया मेरा। खा गया, मैं क्या कर सकता हूँ, खा जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, पहले क्वेश्चन कराऊं तो मजा आएगा आपको। देखो, पढ़ो, 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 स्टडी मैट खोल लो, सारा क्वेश्चन पढ़ो, सारे क्वेश्चन मैंने स्टडी मैट के और टीपी के, एमटीपी के, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, जहां से आईसीआई ने स्टडी मैट से क्वेश्चन हटा के वहां डाल दिए, मैं फिर उसको वहां लेके आया हूँ और फिर भी आपको करा रहा हूँ, केवल आपके लिए, आपके प्यार के लिए, बस मैं बेचैन हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? कृपया लाइन पे ही रहें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? चलो, सर क्या लिखा है सर? सर लिखा है अ प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज हेडक्वार्टर बाय एंटिटी नीड टू बी वैकेटेड बिफोर इट कैन बी सोल्ड। अच्छा, जो प्रॉपर्टी यूज होती थी एज अ हेडक्वार्टर बाय द एंटिटी नीड टू बी वैकेटेड, अब उसको खाली करनी है बिफोर इट कैन बी सोल्ड, बेचने से पहले उसको खाली करनी है। अच्छा, द टाइम रिक्वायर्ड टू वैकेट प्रॉपर्टी इज यूजुअल, मतलब जो आप उसको खाली करने में जो समय लगेगा वो यूजुअल है, मतलब डील तय हुआ, हमने खाली किया, ऐसा नहीं कि डील हम रोक देंगे। एंड कस्टमरी फॉर सेल ऑफ सच असेट्स, तो क्या ये प्रॉपर्टी आपकी 105 होगी? तो सर आप मुझे एक बात बताओ, हमारी दो कंडीशन थी, पहला, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सर हाईली प्रोबेबल में क्या था कि सर आपका प्रेजेंट कंडीशन में बिक जाना चाहिए। क्या क्या था आपका? अरे क्या क्या था सर? सर क्या क्या था सर? सर देखो, सर इमीडिएट सेल था, सर इमीडिएट सेल था और हाईली प्रोबेबल था। इमीडिएट सेल में बोला गया प्रेजेंट कंडीशन में,
तो वहाँ तो प्रेजेंट कंडीशन में बेचने के लिए रेडी था। सर वो बोला कि आपको फ्यूचर में नहीं बेचना है, तो सर वहाँ पे प्रेजेंट में बेचने के लिए रेडी था, फ्यूचर की बात नहीं किया था। कुछ उसमें खर्च करने वाला नहीं होना चाहिए, तो कुछ खर्च भी नहीं करना था। फिर था कि एक्टिव बायर होना मतलब बायर ढूंढना चाहिए, मार्केटेड होना चाहिए, 1 साल में बेचना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन हमारे उसमें फुलफिल तो हो रहे थे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ये तो बोल दिया कि भाई खाली करना है, खाली खाली करना है सर, यहाँ बोल दिया कि खाली करने वाला प्रॉब्लम बोल दिया, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। क्योंकि यहाँ बोल रहा है, अरे यार एक बात बताओ मुझे, तुम जिस घर में रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो यार, उसको भी बेचना है, अगर बेचने के लिए तुमने रखा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ उसमें आपने जो है कि भाई उसको किराएदार पे दिया, वहां पे केस चल रहा है, वो निकलने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो भाई वो तो नॉर्मल, यहाँ पे बोला भी है कि भैया टाइम रिक्वायर्ड टू वैकेट बिल्डिंग इज यूजुअल, वो नॉर्मल है कि भाई वो ऐसा नहीं बहुत बड़ा समय लगेगा। तो सर हेंस द प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर एज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, कि वो मानी जाए कि इमीडिएट सेल के रख रखा है, 105 आप लगा सकते हो। हाउएवर इफ प्रॉपर्टी कैन बी वैकेटेड ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट इज अवेलेबल। देखो यहाँ ये कंडीशन बोला कि भाई जब तक हमें दूसरा नहीं मिल पाएगा तब तक हम खाली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ एक कंडीशन डाल दिया कि भाई मैं खाली तभी करूंगा जब दूसरी कोई जगह मिल जाएगी तो ही। तो भाई मेरे, तो पहले दूसरी जगह खरीदो, फिर ना जाके ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल होगी, वो इमीडिएट कंडीशन में नहीं है बेचने के लिए। ओके सर, दिस may indicate that a property is not available for immediate sale but only after the replacement become available। जब तक रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम इसको नहीं बेच सकते सर। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? कोई कंडीशन वहां पे नहीं था, इसीलिए वो प्रॉपर्टी हमारी इमीडिएट सेल में मानी जाएगी। तुम बात को समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो बिल्कुल, तुम अच्छे से समझो, मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी चेक, हाँ, कि आवाज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। सर आवाज तो आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। थैंक यू सो मच। आवाज आनी ही चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत है। क्या मेहनत है सर, कैमरे के सामने बैठ के बोलना है, आप बार बार मेहनत मेहनत करते रहते हो। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें करना है, यू वांट टू डू दिस टाइप ऑफ हार्ड वर्क, यू वांट टू डू, कर सकते हो, ऐसा बात नहीं। देखो जो दिल करे वो जरूर करना, मेरी बात समझ रहे हो आप? जो मन करे वो जरूर करना। तुम्हें मालूम है ना मैं प्रैक्टिस में हूँ, हाँ मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं अभी जीएसटी आईटीआर टैक्स ऑडिट ये सारी चीज़ें मैं भी करता रहता हूँ, कंपनी क्रिएशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग। आई हैव अ स्टाफ फॉर दैट, मेरे पास और भी स्टाफ हैं ये सारे काम करने के लिए, ये काम करने के लिए अलग स्टाफ हैं। तो देखो बच्चों, मुझे ये करना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं ये करना ही चाहता था, मुझे बहुत पसंद था पढ़ाना, तो मैं वो करूँगा। चाहे जितना बिजी हूँ, मैं ये करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना फालतू टाइम कहीं और ना दूँ। मैं अपना मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए फालतू टाइम है अभी, मतलब ये मेरे लिए खुशी का टाइम है। मैं जब ऐसा मतलब मेरे को जब कोई भी बच्चा कमेंट वमेंट करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि मेहनत मेरा सफल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि माई मेहनत इज कंप्लीट। इवन सिंगल बॉय और गर्ल मैसेज में कि सर योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड एंड वेरी मच हैप्पी फ्रॉम यू एंड मजा आ गया सर पढ़ के, ऐसे ऐसे बोल देता तो और दिल खुश होता है, तब मैं एकदम ओ ऐसा हो जाता है, ओ ऐसा वाला हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, तो मजा आ जाता है मुझे, क्योंकि पूरा तो अगर तुम लोग आर्टिकलशिप कर रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि अगर सीए बन गए हो, सीए बनने के बाद आप लोग देख रहे होगे कि प्रिंसिपल का थोड़ा टाइम बहुत बिजी हो जाता है। सर क्या बात करें, मेरे प्रिंसिपल तो मोबाइल चलाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो टास्क बहुत शेड्यूल बहुत बिजी रहता है मेरा भी, लेकिन फिर भी मैं बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, जूझता हूँ, फिर सेटअप है पूरा, फिर शूट करता हूँ, फिर एडिटिंग वगैरह होती है, फिर वीडियो अपलोड होता है, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे पसंद है करना। जस्ट बिकॉज मुझे पसंद है करना, मतलब मैं पसंद है मुझे, मतलब मैं क्या बताऊँ यार,
कभी कभी लगता है कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे आपको लगता होगा कि बहुत इजी टास्क है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, जब कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना होता है ना, तो फिर क्वेश्चन भी खुद से करना होता है, आंसर भी खुद से देना होता है। मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो अपन हम लोग छोटे बड़े भाई बहन ही बस, आप लोग मेरे छोटे छोटे भाई बहन हो, प्यारे प्यारे एकदम। तो सारी चीजें हैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि बच्चों, जो मन करे वो जरूर करना। अगर तुम्हें लगता है कि सीए बनने के बाद तुम्हें व्लॉगर बनना है, तुम्हें ट्रैवलर बनना है, तो जो मन करे वो करना बच्चों। ठीक है। और सीए तो बन ही जाओगे, ऐसा कोई वो बहुत बड़ा वो नहीं है। किसी नहीं बन पाएंगे, सीए जरूर बन जाएंगे बच्चों। तो देखो एक चीज और, मैं ये अगर बोलने में अभी बोलने को आया हूँ तो मैं बोल दे रहा हूँ कि देखो बच्चों, शायद मैं ये पार्ट हो सकता है कि कट करके डाल भी दूंगा छोटे वीडियो के लिए। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि आप अगर सीए बन गए हो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सीए बन गए हो, ठीक है, तो अगर अगर जैसे देखो नॉर्मली क्या होता है, मिडिल क्लास में जैसे मैं था, मतलब हाँ मैं भी था, तो मैं ये बता रहा हूँ देखो कि अगर आप जो है, आपका जो मन था, एक मन होता है, एक एक मजबूरी होती है, मन और मजबूरी, मेरी बात समझना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मन है कुछ करने का, मतलब आपका मन था कि भाई ये मैं ट्राई करूंगा जरूर सीए बनने के बाद, एक जिंदगी जो जहां जानी है वो तो ठीक है, अभी सीए बनने के बाद या तो आप जॉब कर लो या तो प्रैक्टिस करो, एक मन होता है कि नहीं नहीं भाई, हम बॉडी बिल्डिंग में जाएंगे, हम फिटनेस में जाएंगे, हम वो ट्रैवलर ट्रैवलर बनेंगे, और हम मतलब सिंगिंग में जाएंगे, तो यार वो जरूर करना एक बार, एक बार। अगर अगर तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है कि नहीं नहीं तुम्हें कमाना है, तुम्हें काम करना है, क्योंकि मिनिमम 50,000 यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा ही मिलेगा, 50,000 रुपए, उसमें कोई दो राय नहीं है, 50,000 रुपया तो आपको मिलेगा। तो अगर थोड़ा सा आप अपने आप को ये मान के चलना कि भाई अभी 6 महीने और मैं नहीं बनाऊं, मतलब ये मान के चलना, बस यही वे बच्चे मान नहीं पाते हैं। मैं खुद नहीं मान पाया था, बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, कि अब भाई कुछ तो कमाओ, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे बहुत सारे ये सारी चीज़ें भी डिले हुई थी। तो लेकिन फिलहाल उसका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो आपको मन होगा करने का ना, वो 6 महीना तक जरूर कर लेना। हो सकता है कि, हो सकता है क्या यार, मतलब होगा ही होगा, आप उसी में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि एक बार आप इस प्रैक्टिस के दलदल में घुस गए ना, इसे निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको लगेगा कि अरे यार, अरे काम किया पैसा मिला, अरे काम किया पैसा मिला, तो कितना काम कर लूं कि पैसा मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा होगा कि फिर आप जो है, आप ऐसा सोचोगे ना, फिर आप वो, मतलब अभी जो हम लोग इतना मेहनत करके जा रहे हैं ना, आप वो मेहनत करना नहीं चाहोगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। बात समझो, आपको लगेगा कि अबे इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब झेला हूँ। ठीक है, फिर आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मान लो आप कार ले लिए, आईफोन ले लिए, सबकी ईएमआई शुरू हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी, सर आपकी कार भी ईएमआई पे है क्या? क्या बोल रहे हो यार, मतलब ये सब छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो तुम्हें जो मन करेगा ना, तुम ये मान के, मेरी मेरी बात मान के चलना कि तुम तुरंत मत उस मतलब उस ये दलदल में मत घुसना। तुम 2-3 महीना और मान के चलना है यार, तुम्हें जो मन करेगा ना, तुम एक बार सी बनने के बाद अब बन गए हो तो वो ट्राई करना, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हुँ। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया 105 अपना, ठीक है? तो ये हो गया कि भाई वहाँ पे वो नहीं बेच सकता था। तो मतलब कि वो खाली करना में जो समय लग रहा था वो यूजुअल था, ऐसा नहीं था कि रिप्लेसमेंट करने के बाद ही वो माना जाएगा, ठीक है? 1 सेकंड देख लूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आप इतना घबराते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ? क्या ही बताऊँ? बताऊँ? हेलो? हेलो? मैं अरे सॉरी, सॉरी, ये देख रहा था मैं थोड़ा सा आवाज़ साउंड्स। ठीक है सर। अब आगे भी एक एग्जांपल है, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, सारा एग्जांपल कराऊंगा यार। एन एंटिटी
कांट क्लासिफाई अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज हेल्ड फॉर सेल। बोल रहा है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब जो भी आपकी यूनिट होगी, फैक्ट्री होगी, आप उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं कर सकते इफ प्रायर टू सेलिंग द फैसिलिटी इट नीड्स टू क्लियर अ बैकलॉग ऑफ अनकंप्लीटेड ऑर्डर। सर आप मुझे ये बताओ, अगर आपने कोई ऑर्डर लेके रखा हुआ है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि भाई ये ऑर्डर मेरा लास्ट है, अब मैं कोई ऑर्डर नहीं लूंगा, तो क्या, और कोई ऑर्डर नहीं लूंगा, अब मैं फैक्ट्री को बेच दूंगा। अभी जो ऑर्डर लिया हुआ वो लॉस्ट है, अब नहीं लूंगा, अब फैक्ट्री को बेच दूंगा, तो क्या 105 लगा सकते हैं? सर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो असेट्स अभी भी आप यूज में रखे हो। तो याद करो, मैंने आपको प्रेजेंट कंडीशन में क्या बताया था कि वो असेट्स यूज में नहीं होनी चाहिए। ओके सर। तो सर ये वही क्वेश्चन है। हाउएवर इफ entity intends to sell the manufacturing facility along with the uncompleted order, it can be considered as available for immediate sale। मतलब भाई, आप उस ऑर्डर के साथ भेज दोगे कि आने वाला जो भी आएगा वो ऑर्डर कंप्लीट करेगा, मतलब आपने ऐसी कंडीशन लिखी हुई है, तो सर ठीक है, तो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई ये ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ही मैं बेचूंगा, तो भाई अभी क्यों पंचायत कर रहे हो मेरे से? अभी तुम कर भी नहीं सकते। कौन हो तुम? चलो। हम्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे वाला तो इतना सिंपल है कि उसको देखो ही ना, तो हटा दो उसको। क्या आप लोग से क्वेश्चन पूछता है यार? कुछ टफ टफ क्वेश्चन पूछेगा ना, तब तो मजा आएगा ना। हाँ, तुम ही बताओ। क्या ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है बच्चों? हम्म। तुम ही बताओ, ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता ना तो फिर एकदम मेरा आत्मा दुखी हो जाता है। सर आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, फटाफट तीन चार पांच क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An entity plan to renovate some of its property to increase its value। वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिनोवेट कराना चाहता है, मरम्मत कराना चाहता है, पेंट लिपाई पुताई कराना चाहता है, और चाहता है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए प्रायर टू सेलिंग इट, मतलब उसको बेचने के लिए वो ये सब चीजें कर रहा है ताकि उसको वैल्यू ज्यादा मिले टू अ थर्ड पार्टी। तो क्या ये 105 लगेगा यहाँ पे? क्यों सर नहीं लगेगा? क्योंकि ये सर लिपाई पुताई कर रहा है, ये प्रेजेंट कंडीशन में बेचने लायक नहीं है। तो सब बेचने लायक जब हो जाएगा तो जो है ये 105। बेचने लायक का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि बेचने के कैपेबल होना चाहिए, बेचना तो वैसे भी बेच सकता है, वो वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है उससे। हाँ, तो इसलिए भाई वो हेल्ड फॉर सेल नहीं होगा। द एंटिटी इज ऑलरेडी सर्चिंग फॉर बायर एट करेंट मार्केट वैल्यू। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम बायर ढूंढ रहे हो, मार्केट वैल्यू पर रखे हो, अनाप शनाप पैसा नहीं मांग रहे हो, लेकिन तुम उसको प्रेजेंट कंडीशन में नहीं बेचने के लिए रखे हो। बट ड्यू टू द प्लान टू renovate the property prior to sale, the property may not be meeting the condition for available for immediate sale। आप इमीडिएट सेल में नहीं है सर, क्योंकि भाई आप कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई आप यहाँ पे जो रिनोवेट कर रहे हो उसकी वजह से। ओके सर, प्रेजेंट कंडीशन में बेचने कैपेबल नहीं हो। अ कंपनी, नेक्स्ट नेक्स्ट, a company has put a property on the market and expect that all condition of classification as held for sale are met। ठीक है, मतलब उसको लग रहा है कि सारे कंडीशन फुलफिल हो गए हैं, एंड बायर विल अंडरटेक सर्चेस एंड वैल्यूएशन। अब ये बताओ, आ गया ना वही बात कि भाई कुछ चीजें प्री सेलिंग एक्टिविटी, कुछ चीजें तो होंगी होंगी ना। अब वो तो आप नहीं रोक सकते ना, आप उसको रोक थोड़ी सकते। अब आप उसको कहोगे कि नहीं नहीं, तुम पता नहीं लगाओ, तुम कुछ भी नहीं, तुम बस पैसा दो, तुम आए हो पैसा दो मुझे। अरे वो कहेगा अरे कुछ तो पता लगा लो। तुम कह रहे हो नहीं, हम आपको इतना समय नहीं देंगे, आपको ताजमहल खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, लेकिन मुझे अभी पैसा दो। तुम नहा ना बोल के जाओ, तो वो कहेगा ऐसा है ना, चलो जाओ यहाँ से। पागल समझ के रखे हो क्या मुझे? कि तुम ऐसा पागल समझ रखे हो कि बस मुझे खरीद लो खरीद लो, ऐसे थोड़ी होता है। मैं पता वता लगाऊंगा ना यार, तब तो खरीदूंगा। बात समझ रहे हो ना? तो वैसी चीज। ठीक है सर। तो मेरे कहने का ये मतलब है भाई कि कुछ प्री सेलिंग एक्टिविटी होती है जो इन कॉमन होती है, कि आप उसे सर्च करा रहे हो, वैल्यूएशन करा रहे हो, इंस्पेक्शन करा रहे हो, तो वो तो होगी ही ना सर। बायर तो वो सब करेगा ही करेगा। Before making an offer and exchange contract, such conditions are normal for property, and any delay that might arise from such legal processes do not preclude the property being classified as held for sale। मतलब ये इसको उससे निकाल नहीं देगा हेल्ड फॉर सेल से, क्योंकि ये सर जेन्युइन है, वो नॉर्मल है, वो होगा ही होगा।
बिना मुआयना करे, बिना सर्च करे, बिना वैल्यूएशन कराए ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी खरीद लेगा बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है सर। व्हेन माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटी आर आउटस्टैंडिंग, अच्छा, एंड दोज एक्टिविटी आर यूजुअली परफॉर्म इमीडिएट बिफोर एन एसेट इज ट्रांसफर, असेट्स कुड बी नेवरदलेस बी अप्रोप्रिएटली ट्रीटेड एज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। वो क्या बोल रहा है कि प्री सेलिंग एक्टिविटी आर आउटस्टैंडिंग एंड दोज एक्टिविटी आर यूजुअली परफॉर्म इमीडिएट बिफोर एन एसेट इज ट्रांसफर। अरे यार एक बात बताओ कि वो तभी होता है जब हम असेट्स ट्रांसफर करेंगे, मतलब अरे यार जैसे कि अब जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे एग्जाम बाइक ट्रांसफर ले लो, बाइक ट्रांसफर का प्रोसेस कब होता है? जब बायर मिल जाए तो ही ना, पहले से तो नहीं कर सकते ना बाइक ट्रांसफर का प्रोसेस। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे यार किसको बेचेंगे ऐसा तो नहीं है ना, ट्रांसफर होने में भी तो समय लगता है, 4-5 दिन लग रहा है, तो क्या उसमें मैं ये नहीं कर सकता? नहीं। तो सर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तो फिर बिफोर एसेट ट्रांसफर द असेट्स कुड नेवरदलेस बी अप्रोप्रिएटली ट्रीटेड अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग दोज एक्टिविटी आर यूजुअली परफॉर्म इमीडिएट बिफोर एन एसेट ट्रांसफर, देन एसेट कुड नेवरदलेस बी अप्रोप्रिएटली ट्रीटेड। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है, क्योंकि नेवरदलेस मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हेल्ड फॉर सेल नहीं है, क्योंकि सर वो तो बायर ढूंढने पे ही ना हम उसका वो करेंगे बाहर। समझे कि नहीं मेरी बात को? लिख लेते हैं यहाँ पे, बायर मिलेगा तब तो लीगल प्रोसेस करेंगे। अब हवा में तो करेंगे नहीं, किसी को भी बेच दें ऐसे तो करेंगे नहीं। ओके। हाउएवर व्हेन एन एसेट इज स्टिल इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अभी असेट्स ही कंस्ट्रक्शन में है, असेट्स को रिनोवेट करा रहे हैं, एंड सिग्निफिकेंट एक्टिविटी विल नीड टू बी परफॉर्म बिफोर इट कैन बी ट्रांसफर, इट इज अनलाइकली दैट इट कुड बी रिगार्डेड एज अवेलेबल। तो इमीडिएट सेल के लिए नहीं ना होगा बच्चों, आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे। ओके सर समझ गया मैं। आ जाओ। ये शेयर होल्डर वाला अप्रूवल जो मैंने आपको बताया था कि भैया जो आपका वो एक कंडीशन था कि भैया कि जो प्लान कर लिया है तो प्लान भाई कर लिया है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल भी तो होना चाहिए कंपनी के केस में, तो उसी पे ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एबीसी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड अ प्लान टू सेल अ नॉन करेंट एसेट। मतलब भैया उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया है कि ये प्लान कर लिया है कि भाई हम नॉन करेंट एसेट्स को बेच देंगे। द इवेंचुअल डिस्पोजल रिक्वायर अप्रूवल बाई मेजोरिटी ऑफ कंपनी शेयर होल्डर थ्रू अ फॉर्मल नोट विच विल टेक प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, वो बोल रहा है वो बोल रहा है देखो रिपोर्टिंग पीरियड आपको याद है कि नहीं क्या होता है? रिपोर्टिंग पीरियड आपको याद है कि नहीं क्या होता है? ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है। तो ये जो पीरियड होता है ये रिपोर्टिंग पीरियड होता है। फिर इसके बाद जो अप्रूवल होता है ये क्या होता है? ये आपका अप्रूवल डेट होता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग पीरियड हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो अब ये बोल रहा है कि टेक प्लेस, ये जो आपको शेयर होल्डर से वोट लेना है वो आपको आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड लेना है। मतलब आपने यहाँ पे प्लान तो कर लिया, आपने यहाँ प्लान कर लिया कि बेचेंगे, लेकिन शेयर होल्डर का अप्रूवल मान लो यहाँ आता है, तो क्या वो आपका एडजस्टिंग इवेंट होगा? तो सर यहाँ पे तो आपने प्लान तो कर लिया था ना, और यहाँ आपको अप्रूवल से पहले मिल गया, तो सर बिल्कुल एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो वही वो कह रहा है कि अप्रूवल आपको लेना है। तो एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, और एंड में ही क्या हुआ, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड मेजोरिटी ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर हैव प्रोवाइडेड द कंपनी विद साइन इररिवोकेबल एग्रीमेंट स्टेटिंग दैट दे विल वोट इन फेवर ऑफ द डिस्पोजल। वो कह रहा है कि भाई हमने ये आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम फेवर में ही वोट करेंगे, और ये इररिवोकेबल है। तो सर एट द एंड मतलब अभी हुआ नहीं है, यहाँ पे आपने 31 मार्च में, अभी तो शेयर होल्डर की मीटिंग होगी यहाँ पे ना, कि जहाँ पे बोर्ड, यहाँ पे साइन होगा। तो अब मुझे ये बताओ, यहीं पे आपने कह दिया कि आपने इररिवोकेबल कंसेंट दे दिया, तो भाई सर वो ब्रीच तो भी हो सकता है, वो एक अलग बात है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपने दे दिया। ये पूरा एग्जिस्ट करता है कि भाई वो एडजस्टिंग इवेंट है। ये सर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि भाई वो आप उसको बेचने के लिए रख दियो, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। द हाईली प्रोबेबल टेस्ट इज मेड बिकॉज द शेयर होल्डर हैव इररिवोकेबली कमिटेड टू अप्रूविंग द ट्रांजैक्शन। क्योंकि उसने कमिट कर लिया ना भाई कि हम उसको बेच ही देंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है सर, कोई दो राय नहीं है। देयरफॉर द वोट बाय द शेयर होल्डर इज मेयरली अ फॉर्मेलिटीज। क्योंकि सर अब वोट फॉर्मेलिटीज क्यों है? क्योंकि आपने इररिवोकेबल कंसेंट दे दिया कि भाई मैं इसको बेच दूंगा। आप बात समझ रहे हो मेरी? सर वो मुकर भी तो सकते हैं। तो सर ये देखो मुकरना एक अलग बात हो गया, वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन आप तो एक एस्टिमेशन बेसिस पे चल रहे हो ना। अभी जैसे असेट्स 1 साल में बिक जाएगी, ये तो जस्ट एस्टिमेट्स होता है ना, जरूरी तो है नहीं कि उतने प्राइस में बिके, भले वो मार्केट वैल्यू उतनी है यार, ऐसा थोड़ी जरूरी होता है कि बिकी जाए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं आप? ओके सर, समझ रहा हूँ सर। सर ये क्वेश्चन पढ़ लो सर, मजा आ जाएगा सर आपको, पढ़ लो,
पढ़ लो क्वेश्चन आंसर अलग अलग है, पढ़ लो एकदम मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सर। कुछ मस्त नहीं, इजी क्वेश्चन क्वेश्चन है सर, आप जो है इतना डरा रहे हो, 7 क्वेश्चन आप करा चुके हो, हमें तो कुछ कठिन अभी तक लगा नहीं। और मजेदार लगा नहीं, अरे मजेदार है यार, क्या बात कर रहे हो यार, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला और तुम कह रहे हो कि मजेदार नहीं है। तो बिल्कुल मजेदार है सर। रुक जाओ थोड़ा सा, मैं इसको पूछ लेता हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है स्टडी मेट का। पर कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं लगा लेता हूँ, नहीं तो अभी थोड़ी देर में मेरी आंखों में पेन होने लगेगा, फिर सर आप कह देंगे कि सर अब बस करते हैं, ये है वो है। कंपनी एक्स वाई जेड होल्ड एन 85% इंटरेस्ट इन सब्सिडरी। अच्छा, कंपनी एबीसी, मतलब ये एक्स वाई जेड क्या है, आपका होल्डिंग है, और ये क्या है, आपका सब्सिडरी है। ये 85% रखा हुआ है इसमें। फिर सर, एट द ईयर इन, कलर बदल लेता हूँ, एट द ईयर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी एबीसी हैज अप्रूव्ड अ प्लान टू सेल द नॉन करेंट एसेट्स टू कंपनी एक्स वाई जेड। अच्छा, क्या कर रहा है ये कोई प्लान बना रहा है, और एबीसी वाला प्लान बना रहा है कि ये अपना जितना भी नॉन करेंट एसेट्स है वो कंपनी एक्स वाई जेड को बेच देगा। अच्छा, मतलब ये असेट्स बेच देगा किसको, अपने होल्डिंग को। फिर आगे बोला है द इवेंचुअल डिस्पोजल रिक्वायर अप्रूवल बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी। अच्छा, कंपनी एबीसी शेयर होल्डर, मतलब वो बोल रहा है कि वो जो उसका ये रिक्वायर है बेचने के लिए कि भाई शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लेना जरूरी है, और वो भी मेजॉरिटी। मेजॉरिटी सर, मेजॉरिटी सर, मेजॉरिटी बोल दिया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, बहुत ही प्यारा शब्द है यहाँ, मेजॉरिटी, मोर देन 50% मेजॉरिटी। ओके, इवन 51 थ्रू अ फॉर्मल वोट, फॉर्मल वोट सही, लेकिन मेजोरिटी वोट हमारे पास होना चाहिए, विच विल टेक प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड जैसे अभी था हमारा वैसा ही होगा। फॉर अ ट्रांजेक्शन विद अ मेजर शेयर होल्डर, इन दिस केस द पेरेंट, द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, फॉर अ ट्रांजेक्शन विद मेजर शेयर होल्डर, इन दिस केस द पेरेंट। मतलब क्या कह रहा है वो, इस लाइन का मतलब तुम मुझे बता दो तो मैं जानू, इस लाइन का मुझे मतलब बता दो। एक बार बताओ कि जब एक्स वाई जेड की बात हुई और ये बोला गया कि 85% रखा है, तो मेजॉरिटी तो एक्स वाई जेड ही हो गया। प्यार करने वाले दो 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 दो। अरे वही वो बोल रहा है कि जो मेजर शेयर होल्डर है, जो कि पेरेंट ही है, क्योंकि भाई यही ने रखा है वो 85% रखा है, क्योंकि बिकॉज 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 एक्स वाई जेड होल्ड 85%, 85% वो खुद रखा है, 15% ही बाहरी लोग का। तो कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो सर इसको नॉन करेंट एसेट डिक्लेयर कर दीजिए। कर दूंगा, लेकिन अभी आगे तो देखो क्या लिखा है, द माइनॉरिटी शेयर होल्डर आर गिवन प्रोटेक्शन इन लॉ। ओ माय गॉड, कानून की मदद इनको दी गई है, इफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन एक्सीड अ स्पेसिफाइड थ्रेश ओल्ड। अगर ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ज्यादा गई तो इनको कानून में अधिकार दिया गया है, द लॉ प्रिवेंट एक्स वाई जेड कंपनी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मल वोट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, on such a transaction company abc limited has not received any undertaking to vote in a particular manner from any of the shareholder. It is possible that proceed transaction may be controversial and the outcome of the shareholder vote is uncertain. From company ABC perspective, highly probable test is not met at the end of the reporting period because the outcome of the formal met by the remaining shareholder is too uncertain. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये बोल दिया कि उनके पास प्रोटेक्शन इन लॉ है, ठीक है, द लॉ प्रिवेंट एक्स वाई जेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मल वोट। भाई वो बोल दिया कि एक्स वाई जेड पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। तो एक बात बताओ, बाकी बचे 15% ही केवल जो है वो डील करेंगे, उनमें डील होगा। यहाँ पे अगर जो मेजोरिटी में दिया तो ही माना जाएगा। तो मुझे एक बार बताओ, तो भाई 15% में अगर होगा तो भाई यहाँ पे तो अनसर्टेन है, यहाँ पे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो सर क्या वो 105 होगा? नहीं होगा सर। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन में ऐसा था कि वो उन्होंने इररिवोकेबल कंसेंट दे दिया था। तो देखो क्या लिखा है,
Company XYZ hold 85% in subsidiary company ABC. At the year end, the board of director ABC has approved a plan to sell. Approve किया कि भाई हमने बेच देंगे XYZ को. Eventual disposal require approval by majority of company ABC shareholder. ठीक है, through a formal vote which will take after reporting period. For a transaction with major shareholder, in this case the parent, the minority shareholder are given protection in law if the value of the transaction exceed a specified threshold limit. उनको protection in law, अभी तक क्वेश्चन की बात कर रहा है. तो लॉ प्रिवेंट एक्स वाई जेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मल वोट ऑन सच ट्रांजेक्शन. लॉ रोकती है कि भाई एक्स वाई जेड आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. एबीसी लिमिटेड हैज नॉट रिसीव एनी अंडरटेकिंग टू वोट इन अ पर्टिकुलर मैनर फ्रॉम एनी ऑफ द शेयर होल्डर. ठीक है, और अभी तक उसमें कुछ भी उसको कोई भी वो नहीं मिला अंडरटेकिंग कि भाई वो वोट करेंगे हैं. मतलब अभी जो 15% वाले वो वोट करेंगे ऐसा कुछ नहीं है. इट इज पॉसिबल दैट प्रपोज ट्रांजेक्शन में बी कंट्रोवर्शियल आउटकम ऑफ द शोल्डर फॉर अनसर्टेन फ्रॉम कंपनी एबीसी प्रोसेस द हाईली प्रोफेशनल. अबे ये बार बार हो गया है क्या? मैं बार बार वही पढ़ रहा हूँ. ठीक है, तो भाई वो उसी में आंसर है कि भैया 105 नहीं लगेगा, क्योंकि भैया जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर नॉट नॉट माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है वोट नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं है, तो सर 105 हमारा नहीं लगेगा. ओके सर, ओके सर. सर आ जाओ, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं. बढ़िया क्वेश्चन है. ये सारा क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा तब जो ये करा दूंगा. लेकिन पहले आ जाओ, ये क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं. अरे ये सब कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से कर लोगे. एकदम सिंपल है एकदम. मैं बोल रहा हूँ फिर भी तुम लोग कह रहे हो. पढ़ो 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 पढ़ो, देखो क्या लिखा है. मैं अगर कहूँ तुम सांसें कायनात में नहीं है कोई तारीफ ये है तो सच है कुछ भी नहीं. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ. किसी ने पिंपल हो गए मुझे लग रहा है. सर हमें तो नहीं दिख रहे आपको पिंपल हो गए. अभी मैं दिखाऊं क्या तुम लोग को? तुम लोग यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? अब हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं भाई. सर रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ चल रही है सर, रिकॉर्डिंग चल रही है सर. आप खुश हो गए होंगे? हाँ खुश हो जाता हूँ मैं कभी कभी. चलो आ जाओ, क्या लिखा है देखो. सर कलर बदल दीजिए सर, आ जाओ बदल देता हूँ तुम्हारे लिए यार. एन इज कमिटेड टू इट्स सेलिंग प्लान ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन. अच्छा तो देखो, प्लान कर ली है, प्रेजेंट कंडीशन में कमिटेड है, ठीक है. एंड सो क्लासीफाई इट एज ए हेल्ड फॉर सेल, और वो क्लासीफाई कर रही है. आफ्टर अ फर्म परचेस कमिटमेंट द बायर इंस्पेक्शन आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल डैमेज. उसमें कुछ डैमेज निकल के आ गया. नॉट प्रीवियसली नोन टू एग्जिस्ट, पहले ऐसा नहीं पता था कि कुछ इन्वायरमेंटल डैमेज है. मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपने जो लगाई है वहां पे, मान लो उससे आपने जो केमिकल निकाला है, जो वहां की नदी में आपने वेस्ट किया है, उससे आपका इन्वायरमेंटल वहां का बहुत डैमेज हुआ है. तो क्या होगा, द एंटिटी इज रिक्वायर्ड बाय द बायर टू मेक गुड द डैमेज, कि भाई पहले उस डैमेज को ठीक करो. विच विल एक्सटेंड विच विल एक्सटेंड द पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेल बियॉन्ड 1 ईयर. अब बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने वो पढ़ाया था कि नहीं, मैं मुझे बता दो कि 1 साल वाला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगा कि नहीं, कि भाई वो 1 साल से ज्यादा जा रहा है ऐसी किसी कारण की वजह से जो हमें नहीं पता थी, तो सर यहाँ पे ये अलाउड हो जाएगा. however entity has initiated action to make good the damage, satisfactory rectification highly probable. In the situation exception to 1 year required to will be
मेट, यहाँ पे माना जाएगा कि 1 ईयर का जो कंडीशन है मेट हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे ऐसा जो कंडीशन जो यहाँ पे डैमेज है वो पता नहीं था। और दूसरी बात यहाँ पे हाईली अभी भी लग रहा है सेल, क्योंकि असर्स अभी भी, क्योंकि मैंने आपको क्या कंडीशन बताया था कि 1 साल वाली कंडीशन तब भी अभी भी मानी जाएगी जब अभी भी आप उसको मार्केट कर रहे हो, प्राइस से कम में बेच रहे हो, या ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या कुछ डैमेज थी जो आपको पता नहीं थी। ओके सर, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? एंड इंडियज माइनिंग इंडस्ट्री इज कमिटेड टू प्लान टू सेल अ डिस्पोजल ग्रुप। ओ माय गॉड, डिस्पोजल ग्रुप का क्वेश्चन आ गया कि भाई वो पूरा ग्रुप को बेचना चाह रहा है। डिस्पोजल ग्रुप मैंने वो क्या बताया था कि सर डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है कि मोर देन असेट्स जब होता है तो भाई वो डिस्पोजल ग्रुप हो जाएगी, भाई हमने पूरा ग्रुप ही बेचना है। अब बात समझ रहे हो? ओके सर। डेट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेगुलेटेड ऑपरेशन। अच्छा, सिग्निफिकेंट पोर्शन है पूरा वो ग्रुप। द सेल रिक्वायर रेगुलेटरी अप्रूवल विच विल एक्सटेंड द पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेल बियॉन्ड बनी। अब एक बात बताओ यार, तुम्हें वो बेचने के लिए कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल पूरे करने हैं, तो यार वो तो जनरल प्रोसेस है ना, वो करोगे नहीं तो बिकेगा नहीं। ओके सर, ठीक है। एक्शन नेसेसरी टू ऑब्टेन अप्रूवल कैन नॉट बी इनिशिएटेड अंटिल अ बायर इज नोन। अब ये एक्शन भाई तभी हो सकता है, मतलब तब बायर मिले, बायर मिलेगा तो ही तो सेल का प्रोसेस सारे पेपर लग बनवाओगे। ओके सर। अ फर्म परचेज कमिटमेंट इज ऑब्टेन, ठीक है, मतलब ये परचेज कमिटमेंट मिल गया है। हाउएवर अ फर्म परचेज कमिटमेंट हाईली प्रोबेबल विद इन 1 ईयर, इन दिस सिचुएशन एक्सेप्शन टू 1 ईयर रिक्वायरमेंट विल बी मेट। ये सारा क्वेश्चन जो है ना एक्सेप्शन टू 1 ईयर पे वाले पे है। ये 8 से 10 वाला क्वेश्चन एक्सेप्शन ऑफ 1 ईयर पे ही आ रहा है। पहला में तो ये डैमेज वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे डैमेज नॉट नोन, यहाँ पे डैमेज अपने को पता ही नहीं था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लीगल प्रोसेसेस था, लीगल प्रोसेस है ना, इसेंशियल है ना, आफ्टर बायर फाइंड, मतलब बायर के मिलने के बाद ही होगा ना ये, तो बायर मिल जाएगा तब ना ये लीगल प्रोसेस चालू होगा, ऐसा तो नहीं अब बाहर जाके बोलोगे मुझे बेचना है, मुझे बेचना है। ठीक है, जैसे जैसे वो गोविंदा भागम भाग, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। हम्म, ठीक है, कमाल कमाल कुछ कुछ सीन तो एकदम मजेदार है। ठीक है, फिर आगे लिखा है अ कंपनी इज कमिटेड टू प्लान टू सेल अ नॉन करेंट एसेट्स एंड क्लासिफाई द एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। अच्छा ठीक है। ड्यूरिंग द इनिशियल वन पीरियड द मार्केट कंडीशन डिटोरिएटेड, मार्केट की कंडीशन बहुत गिर गई, जिससे क्या हुआ, आपकी असेट जो है कुड नॉट बी सोल्ड बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। सर मार्केट की कंडीशन इतना गिर गई कि आप उसको बेच ही नहीं पाए ड्यूरिंग दैट। तो मुझे ये बताओ, इस वजह से आप उसके मतलब मार्केट इतनी ज्यादा गिर गई कि अब आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या ही बेचूं यार, इतने में तो नहीं बेचूंगा, मतलब आपने जो प्राइस रखा था उसमें नहीं बिकी, मार्केट इतनी ज्यादा गिर गई। तो भाई अगले साल तो ये अगले साल तक जाएगी, इस साल तो बिकी नहीं, तो भाई ये तभी मानी जाएगी जब आप उसकी प्राइस को क्या करोगे, बढ़ा दोगे कि नहीं और ज्यादा भी बेचूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। ये तभी मानी जाएगी जब आप प्राइस जो है कम करो, तुम्हारी एसेट्स नहीं बिक रही है तो कम करोगे ना प्राइस, और कि और बढ़ा दोगे बस, और मैं बढ़ाऊंगा ना बिके सारा। ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड द कंपनी एक्टिवली सॉलिसिटेड बट डिड नॉट रिसीव एनी रीजनेबल ऑफर टू परचेज द एसेट। उसको लग रहा था, उसने बहुत ज़्यादा एक्टिवली ऑफर किया, ढूंढ रहा था, प्लान कर लिया था, रीजनेबल प्राइस रखा था, एक्टिव मार्केट था, लेकिन उसको नहीं बिका उसका एसेट्स यार। इन रिस्पॉन्स द कंपनी रिड्यूस इट्स आस्किंग प्राइस, कंपनी ने क्या किया, प्राइस को कम कर दिया। द एसेट्स कंटिन्यू टू बी एक्टिवली मार्केटेड एट प्राइस, अभी भी प्राइस में है और मार्केट में है। दैट इज द रीजनेबल गिवन द चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन, reasonable given the changes in market condition है। In this situation the exception of 1 year requirement will be made at the end of initial 1 year period, the asset would continue to be classified as held for sale। ठीक है बच्चों, अभी भी होल्ड फॉर सेल होगी ही होगी, क्योंकि भाई अब वो जरूरी थोड़ी है कि वो बिक ही जाए, बात समझ रहे हो मुझे? ओके। अभी ये क्वेश्चन रुक जाओ। ये दोबारा टाइप हो गया है। ये 8वां जो जो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, फिजिकल डैमेज, ये वो सब हुआ। 11 12 भी मैं छुड़वाया हूँ।
13वां। अच्छा ये अभी 13वां नहीं, अब आ जाओ, अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इंडिया 105 कॉन्सेप्ट। हाँ सर, डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? सर डिस्पोजल ग्रुप बता दीजिए सर, अब आप बता ही दीजिए सर। आ जाओ, मैं बता दे रहा हूँ यार। मुझे क्या करना है, मैं तो बैठा हूँ तुम लोग को पढ़ाने के लिए, तुम लोग को बताने के लिए। सर डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है, देखो। डिस्पोजल ग्रुप होता है इज अ सेट ऑफ असेट्स एंड रिलेटेड लायबिलिटीज। सर अभी तक आप नॉन करेंट असेट्स 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 बोल रहे थे, लेकिन अब आप लायबिलिटीज भी बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे एक ग्रुप की बात हो रही है, जिसमें आपका प्लांट एंड मशीनरी भी होगा, फर्नीचर भी होगा, जो कि आपका नॉन करेंट असेट्स है। यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री भी होगी, यहाँ पे आपका बैंक भी होगा, यहाँ पे आपका लायबिलिटीज भी होगा, जो कि माइनस हो जाएगा। तो सर एक वैल्यू आएगी। तो ये पूरी हमारी क्या हो गई, ग्रुप हो गई। तो सर ग्रुप आ रहा है तो उसमें लायबिलिटीज भी हो सकता है। तो भाई डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? डिस्पोजल ग्रुप सर होता है हमारा इज a सेट ऑफ assets and liability that are that not are planned to be sold together हैं, that are not कहाँ से इसमें लगा दिया इसने? डेट आर प्लान टू बी सोल्ड टुगेदर, मतलब कि भैया हमने इसको एक ट्रांजेक्शन में बेचने के लिए रखा है। और इट कैन बी, ये क्या भी एक सीजीयू हो सकता है, मल्टीपल सीजीयू हो सकता है, पार्ट ऑफ सीजीयू हो सकता है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि गुडविल भी इसमें हो, ऐसा भी इसमें हो सकता है। तो सर हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो सर हम ये पूरे का करेंगे। याद करो सीजीयू मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई ऐसा, जैसे मान लो कोई आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल मान लो गुडविल है ना, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, ठीक है। इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 200 है, इसकी वैल्यू 300 है, पूरी की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 600 हो गई। अब तुम्हारी जो कंपैरिजन करके तुमने, कंपैरिजन तो मैंने बताया ही नहीं अभी किससे करना है, तो अभी सुनो सुनो, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि डिस्पोजल ग्रुप होता क्या है। एक ग्रुप भी हो सकता है, एक सीजीयू भी हो सकता है, मल्टीपल सीजीयू भी हो सकता है, ओके सर। गुडविल भी हो सकता है, अभी रुक जाओ। नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कैन बी एन इंडिविजुअल असेट्स और अ सेट ऑफ असेट्स, दैट इज डिस्पोजल ग्रुप। मतलब नॉन करेंट एसेट्स जो है वो क्या हो सकता है, जो आपको हेल्ड फॉर सेल रखने के लिए, मतलब यार वो इंडिविजुअल एसेट्स भी हो सकते हैं और डिस्पोजल ग्रुप भी हो सकते हैं, ये दोनों के लिए हमारा हेल्ड फॉर सेल आता है। अरे मैं, तुम समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब आपका हेल्ड फॉर सेल के लिए जो असेट्स है वो आपका ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो बस ये कह रहा है, ठीक है। डिस्पोजल ग्रुप में इंक्लूड स्कोप इन एंड स्कोप आउट एसेट। स्कोप आउट एसेट मतलब वो एसेट जो विच आर नॉट कवर अंडर इंडियस 5, विच आर नॉट कवर अंडर 105। जैसे क्या क्या एग्जांपल, एग्जांपल देखो देखो क्या स्कोप आउट एसेट, सब मैंने लिंक में ही लिखा हुआ था कि रिवाइज करने में आसानी हो। स्कोप इन एसेट्स एग्जिस्ट इन ग्रुप देन इंटायर ग्रुप फॉलो। अरे मतलब यार किसी भी ग्रुप में अगर हमारा 105 वाला असेट्स है, तो भाई पूरा ग्रुप जो है आपका कैसे वैल्यू होगा, वो पूरा पूरे ग्रुप की वैल्यूशन होगी आपकी एक साथ 105 की तरह। अलग अलग तो अपनी जैसे वैल्यूशन होती ही होगी। जैसे देखो स्कोप आउट एसेट जैसे जो आर नॉट कवर है, जैसे 12, 12 कौन सा है सर? टैक्सेस ऑन इनकम। कौन सा सर? डीटीए, डीटीएल, ये सारी चीजें। सर रिटायरमेंट बेनिफिट अभी पढ़ेंगे हम लोग। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सर ये सारी चीज़ें हमारे इसमें कवर नहीं है। तो सर देखो जैसे मान लो इन्वेंट्री है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, एक डिस्पोजल ग्रुप हो गया। सर इन्वेंट्री भी है, डेटर भी है, प्लांट मशीनरी। देखो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इंड एस 2 के अकॉर्डिंग होता है, ये इंड एस 105 के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का और इसका 2 के अकॉर्डिंग हो रहा है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आपका, इन्वेंट्री का ये, अरे यार, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 2,
2 के अकॉर्डिंग, डेटर का वैल्यूशन 109 के अकॉर्डिंग, प्लांट और मशीनरी का 105 के अकॉर्डिंग, ये सारे इंड एस है। ठीक है, तो अब देखो जैसे एक हमारा केवल इसमें हो गया, तो सर हमारे पूरे ग्रुप की वैल्यूशन इंड एस 105 की तरह होगी, लेकिन इंडिविजुअल तो अपने हिसाब से वैल्यू होगा ना, इंडिविजुअल जो जो अपना रेस्पेक्टिव है वो अपने हिसाब से वैल्यू करेगा। आप बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? आओ अभी 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 तुरंत समझ जाओगे आप। देखो 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 देखो, नॉन करंट एसेट ये पढ़ लो पहले, नॉन करंट एसेट्स को मेजरमेंट कैसे किया जाता है कि नॉन करंट हेल्ड फॉर सेल को कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस टू कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे किया जाता है। मतलब उनकी बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वो, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो, दोनों में से जो लोअर आएगी हम उस पर वैल्यू करेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैरिंग अमाउंट मान लो आपकी है 800 रुपये, और उसकी औकात जो आ रही है नेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो आपकी आ रही है वो आ रही है आपकी 500 रुपये। तो आपकी औकात उस असेट्स की 500 रुपए ही है केवल। आप 800 रुपये फालतू लेके चलो तो 300 रुपए का आप क्या करोगे, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करोगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वही कहना जा रहा है। अब देखो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि ग्रुप है, मान लो ये ग्रुप है आपका, ये ग्रुप है कहाँ गया, जैसे ये था ना, जैसे ये था 600। अब इसकी ग्रुप की जो है, ग्रुप की वैल्यू मतलब आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपकी आ रही है 500। तो अब आप एक बात बताओ, इससे आपका क्या हुआ 100 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस सबसे पहले कहाँ जाएगा? देखो मैं भी पढ़ाऊंगा, इम्पेयरमेंट लॉस सबसे पहले आपका जाएगा गुडविल में, अगर आपके ग्रुप में कोई गुडविल हो तो। अगर मान लो ये हमारा कितना रहता है, ये हमारा 400 रहता है, ये मान लो मान के चलते हैं 400 रहता है, तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो गया? इम्पेयरमेंट लॉस हो गया हमारा 200 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो ये पहले हमारा जाएगा 100 गुडविल से, गुडविल फर्स्ट, क्योंकि हमारे इसमें जो है 100 पहले गुडविल इतना पड़ी हुई है। बाकी 100 हमारा कहाँ जाएगा? सर इन दोनों के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में नहीं, कैरिंग अमाउंट के रेशियो में मत डाल देना बच्चों, क्योंकि ये स्टॉक है, ये अपना वैल्यूशन अपना करेगा ना इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग। बात समझ रहे हो तुम? तो सर आप इसको इसमें ले ही क्यों रहे हैं? भाई मैं ये पूरे को साथ में बेचूंगा, मैं इस पूरे को साथ में बेचूंगा। तो ये जो 400 वैल्यू भी लिया है ये पूरे के लिया है ना, इसलिए मुझे वैल्यू करना पड़ रहा है, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो सर आपका कहने का मतलब है ये केवल स्कोप इन एसेट्स पे जाएगा? हाँ, स्कोप इन एसेट्स यानी कि केवल प्लांट एंड मशीनरी पे जाएगा, यानी कि इस पे 200 माइनस 100 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बच जाएगी 100। यानी सर अब आपकी ग्रुप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिल्कुल सर, अब आपकी गुडविल की वैल्यू हो गई 0, प्लांट एंड मशीनरी 200 में से आपने 100 घटा लिया तो ये बचा आपका 100, और सर आपका स्टॉक एज इट इज रहेगा। हाँ, स्टॉक आपका एज इट इज रहे, ये आपका हो गया 400। यही आपकी वैल्यू यहाँ पे थी, देखो 400। 400 अब समझ में आया तुम्हें मैं जो कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ, तुम मुझे बताओ। सर आपने बताया कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे होता है। सर ऐसा क्यों होता है आप ये भी मुझे बताओ। देखो पहली बार बच्चों, कोई भी वैल्यूशन रूल हम लोग का लोअर पे ही होता है, यहाँ पे कोई रिवैल्यूशन मॉडल तो है नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों आप उस असेट्स को सेल करने के लिए रखे हो, आप उसको यूज करने के लिए नहीं रखे हो कि आप उसको यूज करने से उसकी वैल्यू इन यूज बढ़ रही है, आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आप उस असेट्स को नहीं तो यूज में रखे हो, नहीं आप उससे कोई और काम करोगे, आप उसको असेट्स को सेल में रखे हो। यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन, मैंने जो आपको बताया था कि अगर जैसे ही 105 लगा तो डेप्रिसिएशन क्यों बंद करते हैं। तो आप लोग मुझसे बोल, देखो मैंने आपको बोला कि सर डेप्रिसिएशन हम लगाना बंद कर देंगे, तो आप मुझसे कह रहे थे कि सर डेप्रिसिएशन आपको दो चीज़ों की वजह से लगता है, एक तो यूज़ की वजह से, तो चलो आप मान के कह रहे, हम मान ले रहे हैं कि यूज़ में नहीं है, लेकिन टाइम की वजह से भी तो लगता है। तो बच्चों जो आप टाइम टाइम चिल्ला रहे थे, तो मुझे ये बताओ, ये डेप्रिसिएशन लगा के भी आप क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगा के आप क्या दिखा लेते हो, क्या बन जाते हो? बहुत बड़ा तीर तो मारते नहीं हो। डेप्रिसिएशन निकाल के आप, अरे मतलब वो नहीं कह रहा हूँ मैं, एक बात कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन करके हम क्या करते हैं, उसकी करंट वैल्यू लेके आते हैं ना। तो जब ये खुद ही ये असेट्स हमारा 105 पे वैल्यू हो रहा है, और 105 कह रहा है कि ये हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे वैल्यू होगा, मतलब कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू विच एवर इज लोअर पे, ये खुद उसकी औकात पे लेके आ रहा है उसको। तो डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑलरेडी एडजस्टेड फिगर है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई हम जब खुद उसकी औकात पे लेके आ रहे हैं, मतलब आप अपने बुक्स में उसको 100 रुपए मान के चले हो, हम उसकी करंट औकात मार्केट में कितने में बिकेगी वो लेके चल रहे हैं। तो
समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ओके सर, समझ में आया ये? उसी तरह जैसे इतने इतने ये भी सारे ग्रुप हो सकते हैं, तो जस्ट मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया था, ठीक है? समझ में आया ये? ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया ये समझ में आया कि नहीं? आप यहाँ पे नोट भी करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है नहीं मैं आपको यहाँ पे कराया हूँ जो, ठीक है? लिख लो, होल्ड करो, लिखो, ठीक है? मैं तब तक थोड़ा घूम टहल के आ जाऊँ। घुम्मू घुम्मू कर लूँ मैं, थोड़ा सा घुम्मू घुम्मू जरूरी है। घुम्मू 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 घुम्मू। ओके सर, घूम लीजिए। आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो, मैं नोट्स कलरफुल बनाऊं या ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दूं? जैसा बोलो मुझे, जैसा आप मुझे बोलोगे मैं वैसा करूंगा। मैं केवल आपके लिए ही बैठा हूँ और किसी के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं इतना मैं बता दे रहा हूँ। आप जैसा बोलेंगे, आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए। एक बार क्या हुआ था, मैंने शूट किया, बीच में मैंने गाना चला दिया और गाना मैं आपको दिखाने लगा, और गाना जैसे ही मैंने दिखाया उस पे कॉपीराइट आ गया और वो वीडियो पब्लिश ही नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, आ रहा है कि आपने गाना बजाया तो बजाया, पहले तो बजाना नहीं चाहिए था, बजाया, ऊपर से दिखा भी दिया। तो अब जो आपने दिखाया उसकी वजह से अब उसको पहले ट्रिम करो उस पार्ट को। तो फिर मैंने उसको ट्रिम करवाया कि काट दो यार, यूट्यूब थोड़ा बुरा मान गया है। तो मैंने उसको ट्रिम कराया, तब जाके वो वीडियो पब्लिश हुआ। तो इसीलिए इसलिए मैं आपको गाना सुना ही देता हूँ, मतलब गाना प्ले करके तुरंत उसको बैकग्राउंड में कर देता हूँ। ओके सर। सर, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है ये? आपने कोई नॉन करेंट एसेट्स रखा है और वो अपने ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा है। बात समझ रहे हो? एक मेरे एक मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं कितने ज्यादा झोल होते हैं, मतलब मार्केट में कितने झोल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब कार लेने गया था, मैं आपको इंसिडेंस एक बता रहा हूँ, आप सुन लो मेरी बात एकदम ध्यान से, प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ। मैं कार लेने गया था, तो पहले हम लोग का मन था कि हम लोग वो 3XO लेंगे, क्योंकि अब हम लोग 4 लोग हैं तो भाई 3XO में हम लोग घूमेंगे। तो भाई 3XO था, तो मैं लेने गया था कि भाई मुझे दे दो। अब वहाँ हमें और पापा को हमारे पसंद आ गई हम लोग का इश्क, हम लोग का इश्क, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, अभी जो है वो समझ गए होंगे कि हम लोग की कौन सी गाड़ी पसंद आई होगी सर, स्कॉर्पियो? नहीं नहीं, स्कॉर्पियो नहीं है। अभी 1 साल 1.5 2 साल पहले तो आपको मालूम है थार का बहुत रोला था, ठीक है? अभी इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं उससे, इसीलिए लोग लेना बंद कर दिए, और उतना ठीक भी नहीं लगता, मतलब ठीक तो बहुत ही लगता है, मतलब वो थोड़ा अपने प्रोफेशन को सूट नहीं करता। तो एक्चुअली मैंने इसलिए थार नहीं लिया था क्योंकि उस समय वो 5 डोर आया नहीं था। उस समय 3 और 5 डोर यार अच्छी भी नहीं लगती, वो बोलेरो लगती है, ठीक है? मुझे मुझे तो वो थार का मतलब 3 डोर ही है, ठीक है? तो वैसे मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मेरी पहली कार थी तो इसीलिए मैंने थार नहीं लिया, मतलब लेना नहीं था मेरा, ये था क्योंकि सबने मुझे सजेस्ट किया था कि यार पहली कार है, बैठने बैठने में मम्मी को दीदी को बहुत दिक्कत होगी पीछे, हम लोग तो क्या, हम लोग तो आगे बैठेंगे, दोस्त लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम लोग गए शोरूम में कि भाई थार नहीं लेना है और अपना 10-15 का बजट है, तो भाई चलो 3XO ले लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि चलो 3XO लेते हैं। अब वहां पे हुआ क्या, थार तो पसंद नहीं है, नहीं मतलब थार तो पसंद थी लेकिन लेना नहीं था। लेकिन वहां देखते देखते, वहां पे आप देखना, जब आप कार लेने जाओगे, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लेनी है, अभी फाइनल फाइनल आपको देना है, बन जाओगे तो कार लोगे, जानकारी में रखो। वहां आप जाओगे ना, तो वो जो टेस्ट ड्राइव के लिए कार रखे रहते हैं, वो भी सेल करने के लिए रखे रहते हैं, और वो ज्यादा चली नहीं होती है। तो मुझसे उसने कहा कि अरे सर आपको इतना पसंद है तो आइए, मैं आपकी जो 4x4 वाली जो टॉप मॉडल वाली आपकी आती है, कौन सी, बहुत सारे उसमें वो नाम है उसका, मुझे अभी नाम नहीं आता रहा है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। उसका ऑन रोड प्राइस सर 20 लाख रुपए है, मैं आपको इसको मात्र 14 लाख रुपए में दे दूंगा। तो हमने बोला अच्छा,
ऐसी बात है क्या, 6 लाख रुपए सस्ते में दे दे रहे हो? तो अब हम लोग का जो है दिमाग बैठ गया कि चलो यार दिखाओ कहाँ है गाड़ी। दिखाया एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी। अब टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी जानते ही हो कि थोड़ा अच्छी होती है। तो अब हुआ क्या मेरे साथ, अब मैंने सब कुछ एकदम डन करा लिया कि भाई अब फादर साहब मुझे चलानी नहीं आती थी उस समय। तो फादर साहब मेरे जो है चलाएं और मुझे मतलब दोनों लोग को पसंद आ गई कि भाई यही लेनी है अब। ठीक है, अब सब कुछ हम लोग अलग कर दिए कि कौन कैसे बैठेगा कुछ नहीं, यही लेनी है, वैसा हो गया था। तो हम लोगों ने कहा ठीक है यार अब इसको फाइनल करो, 14 लाख रुपए हम लोग तुम्हें देने के लिए रेडी है। तो हुआ क्या, अभी ये आया डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ हुआ क्या कि वो जो थार थी उसका हम लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया कि दो, हम लोग पैसे दे दिए। अब वो कह रहा है कि सर हम इसकी टैक्स इनवाइस आपको नहीं देंगे। मैं कहा जो कहे हो दोबारा कहना। तो वो बोल रहा है कि हाँ हाँ मैं आपको टैक्स इनवाइस नहीं दूंगा। मैंने बोला क्यों, क्यों टैक्स इनवाइस नहीं दोगे? तो कह रहा है सर ये घुमा रहा था मुझे, मुझे वो घुमा रहा था कि सर इसका ये एक बार हमने इसको कंपनी से परचेस कर लिया है, हम उसको दोबारा सेल नहीं कर सकते। हम कहे यार तुम दोबारा क्यों बोल रहे हो, तुमने परचेस किया है कंपनी से, डीलर से, मतलब तुमने कंपनी से परचेस किया, तुम डीलर हो, तुमने कंपनी से परचेस किया, आप तुम उसको बेचो। नहीं सर हम इसको नहीं बेच सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बेच सकते, कौन है तुम्हारा अकाउंटिंग टीम, कौन है तुम्हारा सीए, मुझे बात कराओ। और वो सीए मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको बताया कि देखो भाई आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, तो भाई मुझे मत सिखाओ, मुझे सब कुछ पता है। अगर तुमने कोई अपने पास सैंपल के लिए भी रखी है ना, तो तुम उसको अगर आप सेल कर रहे हो तो तुम्हें जीएसटी भरना ही पड़ेगा। तुम जीएसटी नहीं भरना चाहते उसका। बोला हाँ सर। उसका जो अकाउंटिंग वाला टीम था, दो तीन अपर अथॉरिटी वाले मेरे से बात किए, सर ऐसा ऐसा। मैं बोला ऐसा वैसा कुछ नहीं, मुझे बिल चाहिए टैक्स इनवॉइस। तो उन्होंने फिर मैंने उसको बोला कि देखो रीजन ये है कि तुम उस पे जीएसटी नहीं भरना चाहते, और तुम उस डमी कार को तुम क्या करोगे, उसको एक्सपेंस दिखा दोगे, खर्च दिखा दोगे, तुम उसको सेल दिखाओगे ही नहीं। तो जीएसटी बनेगी ही नहीं जब तुम उसको सेल ही नहीं दिखाओगे। तो ऐसे सब उसको। अब देखो हुआ क्या, अब होता क्या, नॉर्मली क्या होता कि मान लो वो 14 लाख रुपए हमसे, वो 14 लाख रुपए लेता, उस पे उस समय 28% जीएसटी चल रहा था। ठीक है, 14 लाख का मान लो 28%, मान लो कितना आ जाएगा, मान लो 4 लाख रुपए आता, 4 लाख या 3.5 लाख रुपए मान लो आता। ठीक है, ठीक है, 3.5 लाख रुपए आता। तो वो नॉर्मली जो ब्रांड न्यू कार बेचता वो भी 18 लाख की बेचता। ऐसे भी 17.5 लाख रुपए का बेच ही रहा है एक तरीके से, क्योंकि जीएसटी तो भरेगा नहीं है। अरे वो 14 लाख रुपए हमसे ले रहा है, अगर वो टैक्स इनवाइस जैसे नया कार अगर हम लोग लेते हैं, तो वो 17.5 18 का दे रहा था, 17.5 18 में आ जा रही थी। तो भाई वो तो उस पर जीएसटी भरता ही भरता, क्योंकि उसने तो बिल काट दिया, वो टैक्स इनवाइस देता ही देता। लेकिन अभी वो कह रहा है कि भाई हम आपको टैक्स इनवाइस नहीं देंगे, तो ले दे के तो अभी भी वो 14 का ही बेच रहा है। मतलब अगर वो टैक्स इनवाइस देता तो भी उसको 14 बचता, टैक्स इनवाइस नहीं दे रहा है तो भी 14 बेच रहा है। तो देखो वो कितने कितना ये सब जो है ऐसे फ्रॉड करते हैं। तो ये सब अपना रहे हैं। तो मैं कहा भाई मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मुझे मेरा पैसा वापस करो। हाँ मैंने कहा कि एडजस्ट करके मुझे 3 एक्सो दो, मैं वो लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैं जो बवाल कर दिया था वहां पे कि मेरे से बकवास, हाँ मेरे को मारेगा तू मेरे को। वो धूम धूम वाला मुझे याद आ रहा है। क्या ही है, कुछ भी होता रहता है आजकल तो इंस्टाग्राम पे। मेरे को मारेगा तू मेरे को है बेटे, ले बेटा। चलो देखो क्या लिखा है। सर नॉन करेंट एसेट आपने रखा है कोई डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर के लिए, तो अभी ये सब डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट है इसलिए मैं बता दिया। तो देखो कोई नॉन करेंट एसेट्स, तो भाई इसलिए बताया कि अगर तुम जाना तो ये सारी चीजें तुम भी ध्यान दे देना। ठीक है, अगर वो चाहता तो मुझे वो दे देता, लेकिन वो अपना वो जीएसटी है, क्योंकि अगर वो जीएसटी भरता तो उसको वो फिर वो 10 लाख की पड़ती। लेकिन ये वो चोरी कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा है। वो उसको भरना ही चाहिए वो चीज़। अगर कुछ भी, अगर मैं वही अगर उसको फँसाने पे आ जाता ना तो मैं उसको फँसा देता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपना वो काम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है बच्चों।
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर के लिए रखे हो, कभी कभी आप कुछ कुछ असेट्स ऐसे रखा रहता है कि भाई आप उस असेट्स को क्या करोगे, ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे हो। तो ऐसा होता नहीं है जरूरी, मतलब बहुत रेयर ही होता है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ, जैसे जैसे बहुत सारी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में उसमें ऐसे होते हैं कि कार वार उनको दिए जाते हैं कि उनको अचीवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये कैश लिखा गया गलती से, यहाँ पे कार लिखो, क्योंकि कैश तो भाई करेंट असेट्स होता है ना, वो नॉन करेंट असेट्स है नहीं। तो भाई अगर नॉन करेंट असेट्स है ही नहीं तो 105 में कवर ही नहीं होगा। तो अगर आपने कार रखा है शेयर होल्डर को देने के लिए, तो भाई वही सेम रूल अप्लाई होगा जैसे हेल्ड फॉर सेल के लिए लगता है। तो ऐसा कोई भी नहीं कि भाई मतलब आपका सेम कंडीशन होना चाहिए सब कुछ, ऐसा सेम रूल का मतलब वही जो अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, सेम सब कुछ लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं ओनर को आपको ढूंढना है, एक्टिव मार्केट होना चाहिए, रीजनेबल। अबे ये मतलब आप जो सीधा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही रखे हो, नॉन करंट हेल्प फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर। गिफ्ट, गिफ्ट लिखा है क्या? गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ कैश टू ओनर, मतलब वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के लिए, फॉर अकाउंटिंग पर्पस, मतलब वही लोअर वाला कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। अब क्या लिखा है, इफ एनी इंडिविजुअल करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, मतलब कोई इंडिविजुअल करेंट एसेट्स है, ये ग्रुप को लेके बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि नॉट कवर अंडर 105 अनलेस इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप। अरे वो ये बोल रहा है। अब एक बार बताओ, जैसे एग्जांपल इन्वेंट्री है। अब क्या इन्वेंट्री केवल इन्वेंट्री है ना? तो क्या ये 105 में कवर होगा? नहीं, ये कहाँ कवर होगा, ये आपका 2 में कवर होगा। अब जैसे कोई मान लो पीपीई है, पीपीई इन यूज है, पीपीई इन यूज में है, तो क्या आप इसमें 105 लगाओगे? नहीं, ये कहाँ लगाओगे, ये आप 16 लगाओगे। पहली बात पीपीई नहीं, ठीक है। ये नॉन करेंट एसेट्स की बात हो रही है, मतलब ये करेंट एसेट्स के बारे में बोल रहा है कि अगर कोई करेंट एसेट्स है, ठीक है, करेंट एसेट्स अगर है, वो आप इंडिविजुअल है, उसको किसी डिस्पोजल ग्रुप के साथ वो ऐड ऑन नहीं है, कंबाइन नहीं है, तो सर वो तो अपनी अकाउंटिंग होगी ना, वो 105 में क्यों आएगी? वो 105 में तब भी आती है जब वो किसी डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट बने। ओके, ओके सर, ओके 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 ओके। अभी इसको, इस पॉइंट को अभी होल्ड कर दो, इस पॉइंट को अभी होल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके ऐसे नहीं रखते इसको, इसको अभी छोड़ देते हैं। सर नहीं, हमको अभी पढ़ा दीजिए, पढ़ा दूंगा ना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। अभी रुक जाओ इसको, ठीक है, अभी इसको होल्ड होल्ड करो, आगे पढ़ो। आगे क्या लिखा है सर? सर आगे लिखा है कि सेल इंक्लूड एक्सचेंज, मतलब आप जैसा जरूरी नहीं है कि सेल के बदले कैश लें, एक्सचेंज भी हो सकता है। तो जो आपने इंडिया 16 में रूल पढ़ा था वो सेम इसमें लगेगा। असेट्स परचेज ओनली फॉर रीसेल, कभी कभी कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो हम बेचने के लिए ही रखे हैं। जैसे अभी इस पे भी एक बेस्ट एग्जांपल मेरे पास आया है। मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, मैं वही सोच रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तुम सर बता दीजिए सर, बताऊं? नहीं नहीं, रहने दो, बता देता हूँ चलो। अच्छा, उससे मिलता जुलता कुछ बता, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरा जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बताओ सर, एग्जैक्ट बता दो ना। नहीं नहीं, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकता यार। ये बताऊंगा दिक्कत हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बताएंगे सर? नहीं, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मेरी बात समझो। एग्जैक्ट बताऊंगा ना दिक्कत हो जाएगा। ओ, आवाज आ रहा है ना? हेलो, हेलो, हाँ सर आ रहा है। अभी गाना वाना तो नहीं बजा दिए हम? नहीं नहीं, होल्ड है सर। ओके, तो देखो ये मैं इस पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि रीसेल के लिए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो वॉर का टाइम चल रहा है, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है ना। गोल्ड आपका 180 185 से कहाँ आ गया है, 140 पे आ गया है, 148 पे आ गया है। तो अब मुझे लगता है कि रेट और नहीं गिरेगी, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स है कि रेट नहीं गिरेगी, क्योंकि रेट अभी भी गिर सकती है। ऐसा नहीं है कि रेट नहीं गिरेगी, लेकिन बहुत सारे गोल्ड और ज्वेलरी वाले बिजनेस वालों का कहना है कि भाई अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि 185 से 148 150 पे आ चुका है वो। तो यहाँ पे आप जो है कोई गोल्ड की आपने क्या खरीद लिया, बिस्किट खरीद लिया, गोल्ड बिस्किट खरीद लिया सर। और आप जो है मतलब मैंने खरीदा था, ऐसा थोड़ा बहुत था क्या सर, गोल्ड की बिस्किट खरीदे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप कुछ ऐसा चीज खरीद सकते हो। ठीक है, कुछ अभी कुछ नहीं, मैं ट्रिम कर दूंगा ये पार्ट को, ठीक है। मैं इसको डालूंगा ही नहीं, ठीक है। तो आप गोल्ड के बिस्किट खरीद के आप उसको बेचने के लिए रख सकते हो। सर गोल्ड के बिस्किट क्यों कह रहे हैं आप, ज्वेलरी आइटम वगैरह, देखो ज्वेलरी आइटम को बेचने में थोड़ा मोह लगता है। अभी वो गोल्ड के बिस्किट में भी वो ना गट्टा आता है, वो ऐसे ना रोल रोल, ऐसे ऐसे लगेगा, रोल रोल बस ऐसे रहेगा। और एकदम मतलब एकदम नो मेकिंग चार्ज, नो कुछ भी, बस एकदम वो इतना बड़ा बड़ा रहेगा। कितना भारी खरीदे हो सर, ऐसे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो रहेगा। अब जैसे ही दाम 2 लाख रुपए प्लस होगी, मैं इसको पूरा बेच दूंगा और जो है 1 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा। 1 करोड़ फायदा हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं है। मैं एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, ठीक है, हटाओ वो सब बात, चलो आ जाओ कि असर आपने कोई परचेज किया है, सर 1 करोड़ फायदा होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। असर परचेज ओनली फॉर रीसेल, आपने रीसेल करने के लिए परचेज किया है। सर देखो इधर देखो, मतलब कोई एसेट आपने परचेज किया है, वो रीसेल करने के लिए ही परचेज किया है। वो आपने उसको उसका यूज चेंज करके नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं बनाया है। आपने उसको खरीदा ही है बेचने के लिए। नॉन करेंट एसेट्स आपने वो हेल्ड फॉर सेल, मतलब उसको खरीदा ही था बेचने के लिए। ओके, तो सर इट कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर एट एक्विजिशन डेट इफ, वो तब हो सकता है जब इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन अ ईयर। मतलब आप उसको 1 साल में बेच दोगे, लेकिन 1 साल वाला कंडीशन कभी कभी होता है कि वो फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी प्राइस नहीं मिल पाई, कुछ डैमेज हो गया, कुछ अप्रूवल लेना हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो एक्सेप्शन तो हमारा है, एक्सेप्शन अलाउड, जो एक्सेप्शन हमने लिखा हुआ है। रिमेनिंग कंडीशन विल सेटिस्फाई सून, यूजुअली 3 मंथ। रिमेनिंग कंडीशन कौन कौन सी, कि सर कौन कौन सी कंडीशन, कि सर प्रेजेंट कंडीशन में सेल होने वाला, इमीडिएट सेल होने वाला, बायर ढूंढ रहे हो, प्लान बना लिए हो, वो 3 महीने का समय हम आपको दिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी अभी आपने अभी अभी आपने प्यार किया है। प्यार किया, खरीदा है। जरा आजा, पूरा मूड में लग रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी आपने खरीदा है, तो 3 महीने का हम तुम्हें मोहलत देते हैं, सारे कंडीशन फुलफिल कर लो। सर ये 3 महीने वाला भी तो 1 साल के अंदर ही है, तो ये तो फुलफिल हो ही जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ 3 महीने में बाकी कंडीशन भी फुलफिल हो जानी चाहिए। ऐसा 3 महीने क्यों कहा गया, 4 क्यों नहीं कहा गया, याद करो लिक्विड एसेट्स को, 3 महीने का कॉन्सेप्ट वहां भी है। तो ये सारी चीजें लिंकेज है थोड़ी थोड़ी, तो भाई इसीलिए 3 महीने का कंडीशन रखा गया है। नॉन करेंट एसेट्स, ये थोड़ा सा, ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ये अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, उसी तरह ये है, मतलब एक नए नए कॉन्सेप्ट एक तरीके से, मतलब खरीदा है बेचने के लिए, तो बाकी मतलब इसमें 1 साल वाला कंडीशन तो फुलफिल होना चाहिए, बाकी कंडीशन 3 महीने में भी हो जाएगा तो चलेगा। ठीक है, और नॉन करेंट एसेट्स टू बी अबेंडन आर नॉट क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल, मतलब आपने कोई फैक्ट्री रखी थी, अब वो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जो पहले दिया था, जो फैक्ट्री थी वो आग लग गई, फैक्ट्री आपने आग लगने की वजह से छोड़ दी। दूसरा एग्जांपल, मार्केट में डिमांड एकदम खत्म हो गई। जैसे इस समय किसका डिमांड एकदम खत्म हो गया है, मुझे बताओ। ऐसा कौन सा आइटम है जिसका डिमांड एकदम खत्म हो गया है, बताओ मुझे बताओ। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। सर एकदम खत्म तो नहीं होता, लेकिन बहुत वो हो जाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ, देखो नहीं मोबाइल फोन्स में भी नहीं कह सकते, क्योंकि कीपैड वाले लोग भी अभी भी खरीदते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ईयरफोन्स भी अभी खरीदते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। और हम्म, लूना। हम्म। चुप हो जाओ तुम लोग, एकदम कॉमेडी मूड में मत रहो। सर लूना कोई नहीं खरीदता, खरीदता है अभी वो टीवीएस वाला, वो बहुत, अरे वो बहुत अच्छी एवरेज देती है यार, 100 की एवरेज चली जाती है वो। नहीं नहीं तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता है कि भाई उसकी डिमांड एकदम खत्म हो जाए, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत नॉमिनल है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई मशीन को एकदम बंद कर देते, फैक्ट्री को बंद कर देते कि भाई हम बनाएंगे नहीं, छोड़ो हटाओ, नहीं बनाएंगे, जब उठेगी तो बनाएंगे। तो बात को समझो, यहाँ पे ये कंडीशन जोड़ दी कि भाई जब उठेगी तो बनाएंगे। तो पहली वाली कंडीशन थी हमने बंद कर दी भाई,
बंद कर दी हमने, हम बेचने के नहीं रखे, हमने बंद कर दिया, हम करेंगे ही नहीं, तो सर ये हमारी क्या हो जाएगी, सर ये हमारी क्या होगी, अबेंडेंट हो गई, मतलब हमने छोड़ दिया, क्योंकि एज हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि अब हम उसको भाई, हम उसको हेल्ड फॉर सेल के नहीं रखे हैं, हम उसको क्या कर देंगे, टू बी, सर टू बी, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, टू बी, ये जो टू बी लिखा है ना, टू बी, नॉन करेंट एसेट्स टू बी अबेंडन, टू बी अबेंडन, टू बी अबेंडन, अभी नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ देंगे, ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, छोड़ देंगे, टू बी अबेंडन। ठीक है, तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको मान सकते हैं क्या, हम उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं मानेंगे, हम उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं मानेंगे, हम इसको हेल्ड फॉर सेल के अंतर्गत नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा तो हम इसका सेपरेट डिस्क्लोजर दे देंगे, जैसे कंपनी डिसाइड टू शट डाउन फैक्ट्री। सर हम समझ नहीं पाए इसमें आप पढ़ाना क्या चाह रहे थे। देखो मैं इसमें आपको बच्चों ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई असेट्स आप उसको वो करना चाहते हो, आप उसको बंद करना चाहते हो, ठीक है, बंद करना चाहते हो, मतलब आप आगे बंद कर दोगे, टू बी अबेंडेंट, अभी बंद नहीं किया, अभी टू बी अबेंडेंट है, तो भाई वो हेल्ड फॉर सेल 105 वहां पे नहीं लगेगा, हेल्ड फॉर सेल नहीं होगा, लेकिन 105 का, 105 में हेल्ड फॉर सेल नहीं लगेगा, लेकिन 105 में और भी एक कंडीशन है, कौन सा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अगर कंडीशन को फुलफिल किया तो वो वहां लगेगा। तो सर आप एक बात बताइए, अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी नहीं है, हाँ तो नहीं हो, ना तो ये, ना तो हेल्ड फॉर सेल लगेगा, ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन लगेगा, वो नॉर्मली वो 16 की तरह चलता रहेगा। सर ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो बीच में एक पॉइंट लिखा है, क्योंकि रिकवरी इज थ्रू यूज नॉट सेल, मतलब रिकवरी अभी भी इसके यूज से हो रही है, मतलब अभी भी वो यूज में है, तो इंडिया 16 लगाते रहिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी तो ऑर्डर है ना, अभी तो यूज में है ना, अभी लगाते रहिए। जब एकदम यूज में नहीं होगी तब आना मेरे दुआरी पे। सर एकदम मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आज। ओके सर, अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्वालिफाई हुआ तो हम उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का सेपरेट डिस्क्लोजर हमें देना है। अब देखो मेजरमेंट कैसे करने हैं, अब हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मेजरमेंट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल का तो फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, ये क्या लिखा है, विच एवर इज लोअर, ए भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विच एवर इज लोअर, लिख लो यहाँ पे, तुम ये सब मत सोचना, विच एवर इज लोअर, सेम यहाँ पे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा है तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फेयर वैल्यू कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो भैया विच एवर इज लोअर, यहाँ पे भी देखो विच एवर इज लोअर है। सर डिस्पोजल ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट, पूरे ग्रुप की वैल्यू देखना है, तो कैरिंग अमाउंट ऑल ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप ले लो, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ ऑल ग्रुप विच एवर इज लोअर, तो सर यहाँ भी विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट है, तो सर दोनों में से जो लोअर होगा उसी पे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, हमने सब पढ़ लिया सर, अरे अभी कहाँ, अभी तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहला पढ़े, दूसरा पढ़े, तीसरा चौथा पांचवा और सात कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद आपने मेजरमेंट पढ़ा, मेजरमेंट के कुछ नोट भी हैं। हम्म 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 पहले चौथा पॉइंट पढ़ लो, नोट पढ़ते हैं, नोट में चौथा पॉइंट पहले पढ़ते हैं कि वंस एन असेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, एक बार 105 लग गया तो भाई डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बंद होगा। सर डेप्रिसिएशन तो बोला ठीक है, अमोर्टाइजेशन क्यों बोल दिया भाई, इनटेंजिबल असेट्स भी तो होते हैं, ये भी तो हमारा जो है लग जाएगा नॉन करेंट असेट्स में, तो भाई उसका तो डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसका तो अमोर्टाइजेशन होता है। सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि बच्चों वो टाइम एंड पासेस के वजह से नहीं खराब होती है, वो तो बढ़ती रहती है, इसीलिए वहाँ डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसका जो आपका वैल्यू इन यूज, जो उससे आपको आउटपुट मिलता है, रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो होता है, रेवेन्यू होती है, तो उसके रेशियो में वो बस डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे राइट आपने लिया हुआ है, पेटेंट राइट आपने लिया हुआ है, उससे आप 5 साल तक आप उसकी रेवेन्यू बुक कर सकते हो, तो 5 साल तक आप उसको बांट लो ऐसे वैसे इजीली, तो डेप्रिसिएशन बंद हो जाता है। फिर क्या लिख रहे हैं, ये वाला पढ़ लो अब दूसरा पॉइंट, इफ सेल इज एक्सपेक्टेड आफ्टर मोर देन ईयर, जैसे कभी कभी बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने पढ़ा है, अरे अभी पढ़ा नहीं, 1 साल वाला कंडीशन आगे भी जा सकता है, तो देन कॉस्ट टू सेल आर मेजर एट प्रेजेंट वैल्यू, अभी 1 साल से ज्यादा में जा रहा है तो जाहिर सी बात है, अरे यार जो फेयर वैल्यू
लेस कॉस्ट टू सेल निकालते हो, तो ये जो कॉस्ट टू सेल अगर 1 साल बाद लगेगा तो इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। बस ये यहाँ पे बोल रहा है। तो फिर वो अब जैसे मान लो कि इनिशियल आपने ऐसे अकाउंटिंग किया कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड में आते-आते पता चल रहा है कि भाई अगले साल बिकेगी, तो उस समय जो आपने रिकॉर्ड किया उससे तो डिफरेंस हो जाएगी ना इनिशियल से। तो देखो इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू सेल विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंस कॉस्ट चार्जिंग पीनल। अरे मतलब ये कह रहा है कि आपने क्या किया, आपने 100 रुपए पे रिकॉर्ड कर लिया, आप इसने अब प्रेजेंट वैल्यू निकाला 100 रुपए आ गई, अब इस पे 10% चार्ज किया, तभी तभी ना जाके उतनी वैल्यू आएगी। तो ये 110 हो गया अगले साल 110 हुआ ना, तो भाई तो ये 10 रुपए कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। अरे तुम नहीं समझ रहे हो क्या, तुमने अभी अकाउंटिंग किया, सौ मतलब आपने उसमें सेलिंग एक्सपेंस कंसीडर किया 100 रुपए, अगले साल सेलिंग एक्सपेंस कितना कंसीडर करोगे, 110 रुपए, तो भाई 10 रुपए का डिफरेंस कहाँ डालोगे, पीएनएल में डालोगे ना। ठीक है, फिर ये लिखा है तीसरा पॉइंट भी और देख लेते हैं। इन केस ऑफ डिस्पोजल ग्रुप, असेट्स एंड लायबिलिटी नॉट कवर बाय 105, मतलब कोई डिस्पोजल ग्रुप है, जैसे इन्वेंट्री भी है मशीनरी भी है। अब इन्वेंट्री तो दो में कवर होती है, तो भाई अगर कोई एसेट्स पहले से कहीं और कवर होती है तो वो अपनी अकाउंटिंग वहां करके ग्रुप बनाए। मतलब ग्रुप की वैल्यू देखने के लिए पहले वो अपना अपना इम्पेयरमेंट कर ले, अपना वैल्यूएशन कर ले, वही वो बोल रहा है। फर्स्ट मेजर एज पर देयर ओन इज इंडिया, मतलब भाई वो वैल्यू करने के लिए पहले अपनी वैल्यूएशन वो करके यहाँ आए, फिर हम इस ग्रुप की वैल्यूएशन करेंगे। देन आफ्टर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द ग्रुप डिटरमाइन एफ फेयर वैल्यू एल लेस सी कॉस्ट टू टू टी से टू एस सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। समझ में आ रहा है आपको। सर पहला नहीं पढ़ा रहे आप, हाँ हाँ हाँ, जो पहला भी पढ़ा देता हूँ तुम लोग को। इफ असेट्स एक्वायर इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कोई असेट्स हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में परचेस किए हैं, अच्छा, देन कैरिंग अमाउंट विल बी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि भाई उस समय उसकी वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही तो रिकॉर्ड हुई होती है। वहां पे हम लोग लोअर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां हमारी कैरिंग अमाउंट बुक्स में कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी तो उसको एक्वायर किया है ना भाई, तो वही हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी। ओके सर, क्वेश्चन कराऊं कि छोड़ दूं, जैसा बोलो। वैसे एक दिन और लगेगा, ये कौन ये पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म तो हो ही गया है। कितना हुआ देख लेते हैं, वीडियो की टाइमिंग 1 घंटा 51 मिनट है, क्वेश्चन करा सकता हूँ। हाँ, चलो 10 मिनट और करा कर दो, 2 घंटा पूरा हो जाता है तो आपको छोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। कसम की कसम है, कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, ला 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 ला, कसम की कसम है, कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, ला 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 ला। हो गया सर, पढ़ाई भी कर ले, ओ माय गॉड, पढ़ाई भी कर ले, आ जाओ कर लो पढ़ाई यार। ज्यादा ही तुम लोग यार एकदम एडवांस हो गए हो कि सर एकदम। आ जाओ। An entity has acquired a building exclusively with view of its subsequent disposal. कोई बिल्डिंग खरीदा है उसने, और भाई बेचने के लिए ही खरीदा है। ओके सर, बेचने के लिए खरीदा है, तो सर पहला कंडीशन 1 साल में बिक जाना चाहिए, बाकी के सारे कंडीशन 3 महीने में फुलफिल हो जानी चाहिए। ओके, द मैनेजमेंट इज हाईली कॉन्फिडेंट दैट प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड इन 1 ईयर, पहला कंडीशन फुलफिल। The property required refurbishing it to enhance its value, which is highly probable to be complete in less than a period of 3 months। मतलब वो बोल रहा है कि भाई हम उसकी वैल्यू कुछ बढ़ा के बेचेंगे, इसलिए हमने उसमें कुछ रिनोवेशन हम करा रहे हैं। तो भाई तुम कुछ भी कराओ, ये सारा आपका जितना नाटक है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ऐसा कह भी रहा है, तो यहाँ पे हमारा 105 सेटिस्फाई हो जाएगा। The building will be classified as held for sale on the date of acquisition itself, even in so
दो नॉट इवन दो इट इज नॉट इमिडिएटली अवेलेबल फॉर सेल। सर हो जाएगा, 105 लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सर 3 महीने वाला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया, बाकी कंडीशन और 1 साल वाला 1 ईयर भी हमारा फुलफिल हो गया, तो सर हमारा लग जाएगा, क्योंकि भैया एक्वायर ही किया है, एक्वायर फॉर सेल, तो उसके लिए हमारा रूल ये कहता है। ओके सर, आ जाओ। सर ये क्या लिखा है, इन फरवरी 2002 PQR लिमिटेड डिसाइड टू अबेंडन ऑल ऑफ इट्स कोल माइन। अच्छा, वो सारे कोल माइन को छोड़ देगा, ठीक है, विच कंस्टिट्यूट अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है भाई। ओके, ऑल वर्क स्टॉप एट कोल माइन ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2002। देखो, पहली बात तो ये बच्चों बोल दिया कि मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, ये मेजर लाइन ऑफ बिजनेस ये आपको शो कर रहा है, ये आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया, क्योंकि देखो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल ये होता है, देखो दोनों में डिफरेंस ये होता है, क्योंकि जो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है ये एक बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ये पूरी आपने जैसे कि एक पूरे एक बड़े लेवल पे आप कर रहे हो कि मतलब आप वो डिसकंटिन्यू कर रहे हो ऑपरेशन को, तो ये उसके बारे में थोड़ा सा मुझे शो कर रहा है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, बिल्कुल फिर से ये क्वेश्चन कराऊंगा। फिर लिख रहा है कि सारा वर्क स्टॉप हो गया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट for the year ended on 31 March 2001, result and cash flow of the coal mine are treated as continuing operation। अच्छा, ये अच्छा उसके पहले आपने दिखाया है continuing operation, अभी दो दो में आपका बंद हुआ है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड on 31 मार्च 2002 द रिजल्ट एंड कैश फ्लो कोल माइन आर ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, PQR लिमिटेड रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर एज पर 105। भाई 31 मार्च 2001 में वो कंटिन्यू यूज में था, तो आप जो है उसको नॉर्मल आप करो, ठीक है, कंटिन्यूइंग की तरह, लेकिन अब दो में तो भाई वो डिसकंटिन्यू कर दिया ना आपने, छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, तो देखो यहाँ पे छोड़ दिया है, टू बी वाला नहीं है कॉन्सेप्ट, तो हेल्ड फॉर सेल नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे छोड़ भी दिया है, और दूसरा आपने उसको जो है आपने क्या कर दिया है कि वो आपका मेजर लाइन ऑफ बिजनेस भी था, तो भाई 100 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को हम लोग डिस्क्लोजर पार्ट्स में हम लोग दिखाएंगे कि भाई ये हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया। ओके सर, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एकदम अच्छे से। फिर आगे चलिए एंड अगला क्वेश्चन, एंटिटी सीज टू यूज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिकॉज डिमांड हैज डिक्लाइन। देखो ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था वैसा ही, कि भैया हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसको यूज करना बंद कर दिया क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई थी। हाउएवर द प्लांट इज मेंटेन इन अ वर्केबल कंडीशन, प्लांट अभी है वर्केबल कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि प्लांट कंडीशन में नहीं है, ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्रॉट बैक इनटू यूज इन फ्यूचर व्हेन डिमांड पिक्स अप। तो अब एक बार बताओ कि भाई जब ऐसा नहीं है कि भाई उसकी डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू बहुत खराब हो गई है, वो स्क्रैप हो गया, नहीं, वो पूरा वर्किंग कंडीशन में है, जैसे ही हमारा जो है डिमांड आएगा हम तुरंत जो है इसको यूज कर लेंगे, तो भाई ये हेल्ड फॉर सेल, पहले तो हेल्ड फॉर सेल के लिए नहीं है, दूसरा अबेंडन भी नहीं है, और तीसरा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इट इज नाइदर टू बी ट्रीटेड एज अबेंडन एज नॉट हेल्ड फॉर सेल बिकॉज इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी प्रिंसिपली रिकवर थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। जब अबेंडन होता तब हम डिसकंटिन्यू पे जाते, तो भाई ये तो छोड़ा ही नहीं है, ये तो अपने पास रखा है कि भाई हेल्ड फॉर सेल भी नहीं है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द एंटिटी विल नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, स्टॉप विल नॉट स्टॉप चार्जिंग, भाई रुकेगा नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेगा, और ट्रीट इट एज हेल्ड फॉर सेल, वो हेल्ड फॉर सेल नहीं कर सकता, 105 इस पे नहीं लगेगा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये नहीं है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज बिकॉज इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर प्रिंसिपली थ्रू कंटिन्यूइंग यूज टू द एंड ऑफ इज, क्योंकि कैरिंग अमाउंट इसकी यूज जो है यूज होने से वो निकल ही जाएगी आगे यूज होने से। तुम मेरी बात समझ रहे हो, तुम बार बार ये मत सोचो कि ये हमने छोड़ दिया, अबे छोड़ दिया होता तो यहाँ ये भी तो है कि एकदम कंप्लीटली, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लीटली छोड़ दिया, आप जैसा ही आपका डिमांड पकड़ेगी आप तुरंत उसको यूज करोगे, दैट्स इट, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मेजरमेंट वाला क्वेश्चन कराऊं मैं आपको? हम्म, कराऊं, जैसा बोलो। हाँ, बोलो 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 बोलो, जैसा बोलो। चलो आज छोड़ देते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू सो मच। अगले कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, और अगले क्लास में हम लोग का पूरा ये खत्म हो जाएगा, आपका इंडिया 105 भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 105 के बाद अपना क्या कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिया हम लोग 20 पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट के बाद आपको 102 भी पढ़ाऊंगा, शेयर बेस्ड पेमेंट, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, 102 पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, बाय बाय।